अस्सलामुअलैकुम, सुबह बखैर, गुड मॉर्निंग। आप देख रहे हैं रूही एट 10। मैं हूं आपकी होस्ट महाजबीन आबिद। उम्मीद करती हूं कि आप तमाम लोग जो देख रहे हैं, जो सुन रहे हैं, सभी ठीक ठाक होंगे, खैर खैरियत से होंगे, जिंदगी को भरपूर तरीके से एंजॉय कर रहे होंगे और मार्च का महीना आपका अच्छे तरीके से गुजर रहा होगा और अच्छे तरीके से आप गुजार रहे होंगे। कल का दिन भी आपका अच्छा गुजरा होगा और आज के दिन के हवाले से जो तैयारियां हैं उनका भी आगाज हो चुका होगा। अपने प्रोग्राम का भी आगाज करते हैं, स्टार्ट करते हैं। हमारे साथ जो गेस्ट मौजूद हैं उनकी जानिब बढ़ती चलूं, उनका तारुफ करवाती चलूं। डॉक्टर एहतेशाम खालिद, वंस अगेन न्यूरो फिजिशियन। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? ठीक ठाक हैं, खैरियत से हैं? मौसम कैसा लग रहा है आपको? चेंज हो रहा है अल्हम्दुलिल्लाह। अब दोबारा मेरे ख्याल में आमों की एक्सपेक्टेशन है कि कब आते हैं। सो अभी हैं कुछ महीने, तो मेरे ख्याल में एंक्शियसली वेटिंग। हाँ, मुल्तान में रहते हुए मेरे ख्याल में सबसे बड़ी लग्जरी ये है कि आपको फ्रेश फ्रूट्स मिलते हैं, खासतौर पे मैंगोज और बाकी भी जो फ्रूट्स हैं इस एरिया के, वो काफ़ी टेस्टी हैं। जो लोग पाकिस्तान से बाहर रहे हैं, दे कैन क्लियरली टेल द डिफरेंस के पाकिस्तान और बाहर के जो फ्रूट्स के टेस्ट का डिफरेंस है। पाकिस्तान के लोगों को अंदाज़ा नहीं है कि कितनी बड़ी लग्जरी या कितनी बड़ी नेमत उनको अल्लाह ने दी है। बिल्कुल सही। और दूसरे गेस्ट हमारे साथ मौजूद हैं हाशिर राजपूत, सिंगर, और आज तो हमने इनसे इनका गाना सुनना है जो कि अभी ऑफिशियली रिलीज हुआ है। अस्सलाम वालेकुम हाशिर, कैसे हैं आप? मैं बिल्कुल ठीक, आप सुनाएं? मैं बिल्कुल ठीक हूँ, आप ठीक है ना? बिल्कुल। काम शाम चल रहा है? हाँ जी। सेरेमनीज चल रही है? एग्जैक्टली। ठीक है जी। हाशिर से बात करेंगे, इनका गाना भी सुनेंगे जो कि है तेरी याद में, और इसी के साथ हम बढ़ते हैं पहले अपने सेगमेंट आज नेकी की बात की जानिब। देखते हैं कि हमारे स्कॉलर साहब आज हमें कौन सी नई बात बताने जा रहे हैं। नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिहिल करीम, अम्मा बाद। मेरे दोस्तों, बुजुर्गों, भाइयों, मेरी बहनों, आज आपके सामने रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एक हदीस को बयान करना मकसूद है। आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम की आदत मुबारका ये थी, जब आप सोने के लिए बिस्तर पर तशरीफ़ लाते थे तो आप अपने दाएं हाथ को अपने रुखसार के नीचे रखकर दाएं पहलू पे सोया करते थे, और आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम ये दुआ पढ़ लिया करते थे, अल्लाहुम्मा बिस्मिका अमूतु व अहया। इस सुन्नत पे अमल करना, सोने से पहले भी दुआ पढ़ के सोना, और जब सो के उठा करो तब भी दुआ पढ़ के उठना, ताकि आपका सोना और उठना भी इबादत में लिखा जाए। और ये दुआ हर नमाज की किताब के अंदर आपको दुआ की किताब में मिल जाएगी। आज ही से इस सुन्नत पे अमल करने का एहतमाम करना। अल्लाह मुझे भी आपको भी इस सुन्नत पे अमल करने की तौफीक अता फरमाए। व आखिरु दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। आमीन। और इसी के साथ अपने आज के प्रोग्राम का इस सेगमेंट का आगाज करते हैं। डॉक्टर एहतेशाम खालिद हमारे साथ मौजूद है, न्यूरो फिजिशियन, और आज हम जिस डिसऑर्डर को डिस्कस करने जा रहे हैं, जिसके हवाले से बात करने जा रहे हैं, वो है एमायोट्रोफिक लेटरल स्क्लेरोसिस। थोड़ा सा मुश्किल नाम है, लेकिन हम इसको शॉर्ट फॉर्म में कहते हैं ALS। ये क्या है, ये कैसा मर्ज है, किस तरह, किस लोगों को, किस एज ग्रुप को अफेक्ट करता है, इस हवाले से बात करेंगे। डॉक्टर साहब हमारे साथ मौजूद है। सबसे पहले तो अगर हमने इसको आसान अल्फाज में एक्सप्लेन करना हो तो ये मर्ज है क्या? पट्ठों का मर्ज है, जिसमें आम लफ्ज़ों में जो मैं मरीज़ों को भी समझाता हूँ कि आहिस्ता आहिस्ता पट्ठे श्रिंक होना शुरू हो जाते हैं, कमज़ोर होना शुरू हो जाते हैं। और अगर डॉक्टरी के पर्सपेक्टिव से देखा जाए तो जो पट्ठों को सप्लाई जा रही होती है जिन सेल से, वो सेल आहिस्ता आहिस्ता मरना शुरू हो जाते हैं। तो इट्स अ प्रोग्रेसिव डिजीज़, मतलब ये कि ये आहिस्ता आहिस्ता बढ़ता जाता है। और जैसे हम डिस्कस भी करेंगे कि क्या ट्रीटमेंट ऑप्शंस हैं, लेकिन ये कि इसमें आहिस्ता आहिस्ता पट्ठे सिकुड़ते जाते हैं, कमज़ोर होते जाते हैं, और कोई रिवर्सल नहीं है कि ये बेहतर हो जाएगा। आप इसको थोड़ा सा स्लो कर सकते हैं, लेकिन ये बीमारी अगर किसी मरीज़ को डायग्नोज हो जाए तो ये ख़त्म नहीं हो सकती। अभी तक इसका कोई ऐसा इलाज मुमकिन नहीं है। सो इसलिए डॉक्टर्स को भी बड़ा केयरफुल होना पड़ता है जब वो किसी मरीज़ को ये डायग्नोसिस देते हैं कि आपको एमायोट्रोफिक लेटरल स्क्लेरोसिस है या ALS है। ALS तो दरअसल एक उसमें सब टाइप है, जो कि कॉमन सब टाइप है। 80% मरीज़ों को अमूमन ALS होती है, लेकिन जो बड़ी टर्मिनोलॉजी है एक्सक्यूज मी, उसको हम मोटर न्यूरॉन डिजीज़ बोलते हैं।
वो उसके आगे जो टाइप्स हैं उनमें एक प्रोग्रेसिव बल्बर पॉल्सी है, प्रोग्रेसिव मस्कुलर एट्रोफी है, तो इन सबको हम एब्रीविएशन से ही याद रखने की कोशिश करते हैं। जैसे PBA है, PMA है, PLS है, ALS है। लेकिन इसमें सबसे कॉमन ALS टाइप है जो कि तकरीबन 80% मरीजों में होती है, और उसमें यही होता है कि पट्टे कमज़ोर होते जाते हैं, आहिस्ता आहिस्ता श्रिंक होते जाते हैं, और आहिस्ता आहिस्ता कमज़ोरी बढ़ती जाती है। ना सिर्फ पट्टों की कमज़ोरी बढ़ती है, फिर जैसे खाने में निगलने में मुश्किल हो सकती है, सांस में तंगी आना शुरू हो जाती है, तो ये थोड़ा लेट स्टेज में होता है। बाज़ औक़ात कुछ मरीज़ों में सांस की तंगी या निगलने की मुश्किल शुरू में आ जाती है, जैसे कि PBA प्रोग्रेसिव बल्बर एट्रोफी या प्रोग्रेसिव बल्बर पॉल्सी जो है, उस सब टाइप में बल्बर बोलते हैं बेसिकली जो आपके थ्रोट मसल्स या नेक मसल्स हैं, उनकी वीकनेस जल्दी आ जाती है, और जब जल्दी आती है तो उनमें आपको जल्दी से वीकनेस देखने को मिलती है और पट्टों की कमज़ोरी बाद में देखने को मिलती है। अगेन चूँकि ये एक बहुत बड़ा डायग्नोसिस है, तो मैं बल्कि अप्रिशिएट करता हूँ कि आज के दिन में हम इसको डिस्कस कर रहे हैं, एक ऐसी डिज़ीज़ को जिसके जब से मैं पाकिस्तान वापस आया हूँ मैंने तकरीबन 25 से 30 मरीज़ देखे हैं। सो ऑलमोस्ट हर 1 से 1.5 महीने में एक मरीज़ इसका डायग्नोज होता है। क्योंकि ये एक ऐसी डिज़ीज़ है तो बहुत सारे मरीज़ ये समझते हैं कि पता नहीं ये हम ही में है और हमने कभी सुना नहीं इस बीमारी की, जैसे आप भी कह रही थी कि नाम बड़ा मुश्किल है, तो ये इतनी अनकॉमन नहीं है। लेकिन चूंकि इन मरीज़ों की लाइफ एक्सपेक्टेंसी कम होती है, जैसे अगर किसी को डायबिटीज़ डायग्नोज हो गई तो लाइफ एक्सपेक्टेंसी नियर नॉर्मल होती है। अगर आपको 30 साल की उम्र में भी डायबिटीज़ डायग्नोज हुई है तो 60-65 साल तक की आपकी ज़िंदगी होगी, तो उनकी टोटल उम्र होगी 35 ईयर्स डिज़ीज़ के साथ। तो ALS में जो लाइफ एक्सपेक्टेंसी है वो मैक्सिमम 5 साल होती है। सो अगर किसी को आपने डायग्नोज किया है तो बीमारी उससे पहले से चल रही होगी यकीनन, तो कुछ महीने या साल अमूमन लेट आता है पेशेंट डॉक्टर के पास, और जब डायग्नोज होता है तो उसके बाद उनके पास 3 मैक्सिमम 4 साल होते हैं। तो इसके अर्ली साइंस क्या हो सकते हैं? इसके जैसे मैंने बताया कि अर्ली साइंस कमज़ोरी हाथ में हो सकती है, बाजू में हो सकती है, या टांग में हो सकती है, या जिस तरह सांस की और निगलने की मुश्किल हो सकती है। लेकिन उसमें अहम चीज़ जो मरीज़ों को भी समझनी चाहिए, डॉक्टर्स जो देखते हैं पेशेंट्स उनको भी समझनी चाहिए, वो ये कि इस कमज़ोरी के साथ दर्द नहीं होता कि मरीज़ को महसूस हो ओह ये दर्द शुरू हो गया तो अब मैं कमज़ोर हो रहा हूँ, ऐसा नहीं होता। तो अमूमन दर्द नहीं होता ऐसे पेशेंट्स को, सिर्फ पट्टे कमज़ोर होते जाते हैं, उनका साइज़ कम होता जाता है। क्योंकि मैं एक्चुअली पाकिस्तान में 2 इसके सब स्पेशलिस्ट हैं, एक मैं हूँ और एक डॉक्टर सारा खान है आगा खान में, सो वी आर द ओनली 2 सब स्पेशलिस्ट। तो इसको डायग्नोज करने के लिए एक टेस्ट किया जाता है। पहले तो आप क्लिनिकली मरीज़ को देखते हैं, हिस्ट्री एग्जामिनेशन, और उसके बाद एक टेस्ट उसको बोलते हैं नर्व कंडक्शन स्टडी EMG, जिसमें पट्टों को चेक किया जाता है। अब वो बाज़ औक़ात पट्टे दिख सही रहे होते हैं देखने में, लेकिन जब उनमें निडल डाल के आप चेक करते हैं तो आपको पता चलता है कि पट्टे खुश नहीं हैं। तो वो आपको ऊपर से तो नज़र नहीं आता बाज़ औक़ात, लेकिन ये कि आपको उससे ये पता चल जाता है कि बीमारी कितनी फैली हुई है, कितनी एक्सटेंसिव डिजीज़ है। अब ये भी बता सकते हैं कि अभी मरीज़ तो वैसे पहली दफ़ा आया है मेरे पास, लेकिन डिजीज़ तो पूरे जिस्म में पहले से फैली हुई है, आप समझ। तो उससे आसानी हो जाती है ऐसे पेशेंट्स को प्रोग्नोस्टिकेट करने में या उनको ये गाइड करने में कि आपके पास अप्रॉक्सीमेटली कितना टाइम है। ठीक है डॉक्टर साहब, आपने बताया कि आप सब स्पेशलिस्ट हैं इसमें, तो मुझे बताइएगा कि रीजंस क्या हो सकते हैं, व्हाट कुड बी द कॉजेज? सो 5 से 10% मरीजों में तो ये मौरूसी हो सकती है, और जिन मरीजों में ये मौरूसी होती है उनमें जल्दी प्रेजेंट कर सकती है। लाइक 20-25 साल की उम्र में ये पेशेंट जो है प्रेजेंट करते हैं। अब आप सोचिए कि 20-25 साल का कोई पेशेंट हो और उसको ये डायग्नोज हो और उनके पास नेक्स्ट फ्यू ईयर्स हो, ज़्यादा नहीं। अच्छा, जो जेनेटिक होती है वो प्रोग्रेस भी थोड़ा स्लो करती है। जो एक्वायर्ड कासेस हैं, यानी जिसमें जेनेटिक कंपोनेंट नहीं होता, वो तकरीबन 90% पेशेंट्स में होता है, और उसका कोई क्लियर रीज़न अब तक डायग्नोज नहीं हो सका कि इनको कोई वायरल इन्फेक्शन है, कोई और मसला है। तो 90% मरीज़ों में कोई वजह इसकी नहीं होती, तो ये मरीज़ों को भी हम गाइड कर देते हैं। लेकिन अहम चीज़ जो मैं दोबारा कहना चाहूँगा वो यही है कि ये एक बहुत बड़ा, क्योंकि ये एक लाइफ चेंजिंग डिसीजन है। आप किसी को ये कहते हैं कि देखिए आपकी ज़िंदगी के 3 साल रह गए हैं, आपने जो करना है कर लें, ठीक है,
तो ये एक बहुत बड़ा डायग्नोसिस है, तो ये एकदम से नहीं मरीज़ को दिया जाता, उनको पहले तो प्रिपेयर किया जाता है ताकि उनके लिए शॉकिंग नहीं हो, क्योंकि इससे बाज़ औक़ात मरीज़ फ़ौरन डिप्रेशन में चले जाते हैं, एंग्जाइटी में पूरी फैमिली परेशान हो जाती है। तो इसलिए ये आपको आहिस्ता आहिस्ता उनको समझाया जाता है, फैमिली को, पेशेंट को। और नेचुरली देयर आर फ्यू थिंग्स जो करके इन पेशेंट्स की लाइफ एक्सपेक्टेंसी को बेहतर किया जा सकता है। उनमें सबसे अहम चीज़ जो मैं अपने पेशेंट्स को बताता हूँ, जैसे पाकिस्तान में या खासतौर पे ख़वातीन में होता है कि वज़न जो है वो बिल्कुल कम होना चाहिए, ज़्यादा नहीं होना चाहिए। तो मैं ऐसे पेशेंट्स को ये कहता हूँ कि आपको अपना वज़न मेंटेन करना है। सो जो मर्ज़ी खाएं, मिल्क शेक्स पिएँ, प्रोटीन शेक्स पिएँ, जो मर्ज़ी करें, लेकिन वेट कम ना होने दें, क्योंकि अगर आप वेट कम हो रहा है इसका मतलब है कि डिज़ीज़ ज़्यादा तेज़ी से बढ़ रही है। तो एक तो वेट को मेंटेन करें और उसके अलावा फिजियोथेरेपी। सो बाज़ औक़ात हमने पहले भी एक आध प्रोग्राम में ये डिस्कस किया था कि फिजियोथेरेपी को लोग समझते हैं कि ये एक एडिशनल चीज़ है। बाज़ औक़ात लोग सिर्फ फिजियोथेरेपी से ही ऑब्सेस हो जाते हैं और समझते हैं कि बस हमें फिजियोथेरेपी करनी है और फिजियोथेरेपिस्ट के पास जाना है हर रोज़। तो ये दोनों कॉन्सेप्ट्स एक्चुअली गलत हैं। फिजियोथेरेपी का बहुत ज़्यादा रोल है, लेकिन फिजियोथेरेपी को समझिए और उसको अपनी रूटीन का हिस्सा बनाइए और घर में रेगुलर करते रहिए। और हर हफ्ते या महीने में एक दफ़ा या 2 महीने में एक दफ़ा फिजियोथेरेपिस्ट को दिखाइए ताकि वो आपको बताएं कि अब आप किस स्टेज पे हैं। ठीक है डॉक्टर साहब, आपने रीजंस भी डिस्कस की। मैं ये पूछना चाहूँगी कि इस मर्ज का, इस डिसऑर्डर का, डिजीज़ का इन्वायरमेंट से कोई लिंक है? तो इसमें बहुत सारे फैक्टर्स स्टडी हुए हैं कि कोई पोल्यूशन से रिलेटेड है या इंडस्ट्रियल टॉक्सिन से रिलेटेड है, लेकिन आज तक कोई ऐसा टॉक्सिन जो है वो कंफर्म प्रूव नहीं हो सका। सही। तो लेकिन इसीलिए अभी तक इसके कोई कॉज हमें नहीं पता, जबकि साइंस ने इतनी तरक्की कर ली है। और इसमें एक इंटरेस्टिंग फैक्ट जो कि साइंस और मीडिया से भी रिलेटेड है कि स्टीफन हॉकिंग जो एक रिनाउंड इंटरनेशनल फिगर थे, उनको भी ALS की एक सब टाइप थी। अब उनको जो सब टाइप थी उनकी तकरीबन डायग्नोसिस के बाद 55 साल की ज़िंदगी थी। ठीक है, माना कि वो व्हीलचेयर बाउंड थे और वो खुद से हिल भी नहीं सकते थे, उनको असिस्टेंस चाहिए थी, लेकिन उनको भी समझा यही जाता है कि ALS की कोई सब टाइप थी। ठीक। तो बाज़ औक़ात मरीज़ इस चीज़ से भी बड़े ऑब्सेस्ड हो जाते हैं कि जी हमें कंफर्म डायग्नोसिस दें। तो उनको ये समझना चाहिए कि स्टीफन हॉकिंग जैसे शख्स जो कि अमेरिका में थे और बेस्ट केयर उनको प्रोवाइड की गई, फिर भी टिल द एंड इवन अब भी हमें नहीं पता कि कौन सी सब टाइप थी उनको। बिल्कुल। तो डॉक्टर्स भी इंसान होते हैं, मेडिकल साइंस की भी एक लिमिट है, तो हमें इस फैक्टर्स को समझना चाहिए। ठीक है, और अभी तक ये सामने आया है कि इसका कोई क्योर नहीं है? अच्छा, मैं अपने पेशेंट्स को भी बताता हूँ, ट्रीटमेंट 2 तरह के होते हैं। ठीक है, हम इस बारे में जानते हैं। हमारे साथ एक कॉलर है, हम उनको ले लेते हैं। मंजूर साहब हमारे साथ मौजूद हैं कॉल पे। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? ठीक ठाक क्या जी, हमारे साथ डॉक्टर साहब मौजूद हैं, डॉक्टर एहतशाम खालिद जो कि न्यूरो फिजिशियन है, और हाशिर राजपूत हमारे साथ सिंगर मौजूद हैं। बात करना चाहेंगे, कुछ पूछना चाहेंगे? जी 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 पूछना चाहता हूँ। मेरा ना एक पट्टा जो है ना, ये वाला वो दर्द शुरू होती है गर्दन से और बाजू के घुटने तक जाती है, एक बार ठीक भी हो जाती है। डॉक्टर साहब आप बात करना चाहें तो कर सकते हैं। Sure. So, जैसे मैं अभी बता रहा था कि अगर दर्द होता है तो ज़्यादा चांस है कि या तो कोई पिंच नर्व है गर्दन में या टांग में, और ये बहुत कॉमन है। तो मैं आपको ये रिकमेंड करूँगा कि आप अगर आप मेरा नाम टाइप करें YouTube पे, एहतशाम खालिद या डॉक्टर एहतशाम खालिद, तो हमारे चैनल पे गर्दन के दर्द और कमर के दर्द की एक्सरसाइजेज हैं, वो आप एक्सरसाइजेज करिए, इंशाल्लाह ये वैसे ही ठीक हो जाएगा। ना ठीक हो तो फिर आप किसी फिजिशियन को दिखाइए और ओपिनियन लीजिए कि ये हो क्यों रहा है। लेकिन कॉमन मसला जो है वो पिंच नर्व है और वो एक्सरसाइज से ठीक हो जाता है। जी जी प्लीज बोले मंजूर साहब। जी, ये इधर मैंने टीके वगैरह लगवाए थे, ये ट्रीटमेंट मैंने करवाया इधर चूनिया से, डॉक्टर अख्तर साहब, उनसे वो टीके लगा के उन्होंने तो ऐसी की तैसी कर दी है मेरी, लेकिन जो है ना ये आराम आ जाता है खुद ब खुद और दर्द फिर शुरू हो जाता है। इसीलिए मंजूर साहब मैं आपको बता रहा हूँ कि वो आप एक्सरसाइजेस करिए और उन एक्सरसाइजेस को रूटीन बनाइए। इसीलिए वो हमने YouTube चैनल और वीडियोस किए हैं ताकि आपको बार बार फिजियोथेरेपिस्ट के पास ना जाना पड़े, बार बार डॉक्टर के पास ना जाना पड़े। बिल्कुल सही, आपका बहुत शुक्रिया मंजूर साहब प्रोग्राम में शामिल होने का, हमसे बात करने का और अपना सवाल पेश करने का। हाशिर राजपूत हमारे साथ मौजूद हैं, डॉक्टर साहब भी मौजूद हैं, इनसे बात करेंगे और हम ALS
डिजीज के बारे में जो कि पट्ठों का मर्ज है, और कैसे अभी तक ये सामने आया है, रिसर्चेस में सामने आया है कि इसका कोई क्योर नहीं है फिलहाल। लेकिन ज्यादा जो डिटेल है वो डॉक्टर साहब से जानने की कोशिश करेंगे। हाशिर हमारे साथ मौजूद हैं। हाशिर, सबसे पहले तो एक दफा फिर से मुबारकबाद आपको, कांग्रेचुलेशंस, बिकॉज आप इस पर बहुत टाइम से काम कर रहे थे, यू वर ऑल्सो वेरी एक्साइटेड, और आपके साथ हम भी बहुत एक्साइटेड थे कि आपका ऑफिशियल सॉन्ग कब आएगा, कब रिलीज होगा। आपने लास्ट टाइम जब आए आपने पूरी स्ट्रगल बताई, हमें एक्सप्लेन किया कि आपने क्या क्या स्टेजेस और क्या क्या फेजेस आपने क्रॉस किए, देखे कि क्या स्ट्रगल एक्चुअली आपने फेस की और की। अब आप क्या एक्सपेक्ट कर रहे हैं, अब क्या गोल है आपका? एक्सपेक्टेशंस तो अल्हम्दुलिल्लाह मुझे शुरू से ही थी अपने आप से। गुड। तो बाकी ये है कि जैसा कि मैं हमेशा कहता हूँ कि इंसान को खुद पे यकीन होना चाहिए, और बाकी अब ये है कि अब कदम रखती है ऑफिशियल पे, तो इंशाल्लाह ताला आप कैरी ऑन रखेंगे इस सिनेरियो को सारे। माशाल्लाह। आपसे पहले अभी आपके दो स्टूडेंट्स भी आए थे जो कि आपको बहुत अप्रिशिएट कर रहे थे, बहुत तारीफ कर रहे थे आपकी, बिकॉज आपसे उन्होंने बहुत कुछ सीखा है। आप उनके हवाले से क्या कहेंगे? बेसिकली मुल्तान में ना मेरी शुरू से एक ख्वाहिश थी कि लाइक कि एक तो ऐसी गैदरिंग हो म्यूजिशियंस की ना, हाँ, जहाँ पे जेलिसी फैक्टर को खत्म किया जाए। पहले तो बिल्कुल ठीक, पहली प्योरिटी ये थी कि लाइक अगर आप वेस्टर्न स्टाइल देखें ना, लोग जो म्यूजिक करते हैं तो वो एक दूसरे से ऐसे मिलते हैं जैसे मिलने का हक होता है। बिल्कुल ठीक। अभी आपकी बात को जारी रखेंगे। हमारे साथ कॉलर है ज़ीशान मुल्तान से। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? जी वालेकुम सलाम, आप कैसे हैं? ठीक है, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। क्या कहना चाहेंगे, कुछ पूछना चाहेंगे? मैंने हाशिर राजपूत का कल सॉन्ग देखा, परसों रिलीज हुआ था। जी जी। तो मुझे बहुत अच्छा लगा सॉन्ग इसका, उसके लिरिक्स बहुत अच्छे थे, और सबसे बड़ी बात यह है कि इस बच्चे ने लिखा खुद है। जी, ठीक है, तो मैं इसको बड़ा अप्रिशिएट करता हूँ। ये हमारे मुल्क का सरमाया है। ठीक है, बिल्कुल, और बेशक, जब तक ऐसा टैलेंट आगे नहीं आएगा तो मुझे नहीं लगता कि आगे कोई तरक्की करेगा। बरन मुझे बहुत खुशी है कि माशाल्लाह इसने जो है बहुत तरक्की की, और बहुत कम उम्र में तरक्की की है माशाल्लाह। बिल्कुल, आप हाशिर से डायरेक्टली भी बात कर सकते हैं। अस्सलाम वालेकुम। जी जी करवाएं। वालेकुम सलाम। हाशिर कैसे हो आप? ठीक हो? ठीक अल्हम्दुलिल्लाह, आप सुनाएं। गाना आपका मैंने देखा है, मैं आपका बहुत बड़ा फैन हूँ। यूट्यूब पे मैंने आपको फॉलो किया है। ठीक है, तो आपका मैं बहुत बड़ा फैन हूँ। आपका गाना मुझे बहुत अच्छा लगा, बल्कि इवन कि मैंने देखा है, मेरी पूरी फैमिली ने देखा है, मेरी वाइफ आपकी बहुत बड़ी फैन है। थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच। प्रोग्राम में शामिल हुए आप और इतनी तारीफ की, जो कि मैं समझती हूँ कि होनी भी चाहिए, जस्टिफाइड है। हाशिर प्लीज कंटिन्यू कीजिएगा। तो बेसिकली अब मेरा मोटिव यही है कि मैं लिखे हुए हैं मैंने, और बहुत कुछ लिखा हुआ है अल्हम्दुलिल्लाह। मैं बस इतना कहूँगा कि डायरी का एक सफ़ा फाड़ा है, और ये गाना हुआ है। वाह। तो बाकी इंशाल्लाह ताला अब मैं कैरी ऑन रखूंगा ऑफिशियल्स को ही, और अल्हम्दुलिल्लाह मुझे खुशी इस बात की है कि इसकी कॉम्पोजिशंस मेरी हैं और मैंने लिखा खुद है, और रिस्पांस भी बहुत अच्छा मिला। रिस्पांस भी। और मैं आपको एक और बात बताता हूँ कि लाइक यहाँ पे ना लाइव म्यूजिक को बहुत यानी कि डरते हैं लोग। हाँ, तो मैंने इसके अंदर, आप लोग ने सिर्फ यानी कि गाना सुना है, मैं आपको बताता हूँ कि इसके अंदर कौन कौन यानी कि मेरे साथ जुड़ा था। ठीक है, सब कुछ बताइएगा, एक एक बात बताइएगा। वेलकम बैक, आप देख रहे हैं रोही एट 10। ब्रेक के बाद हम आ चुके हैं वापस एक दफा फिर से प्रोग्राम में। आपको खुशामदीद कहते हैं। हाशिर राजपूत का खूबसूरत सा गाना तेरी याद में हम सुन रहे थे, इनकी खूबसूरत सी आवाज में। डॉक्टर साहब, आप भी इसको एंजॉय कर रहे थे यकीनन, कैसा लगा है आपको? नहीं, माशाल्लाह, इट्स अ ग्रेट सॉन्ग। और मैं ये कहूँगा कि म्यूज़िक हेल्प्स, जिस तरह का आपका मूड होता है, बल्कि हम न्यूरोलॉजिकल पेशेंट्स में भी नोट करते हैं ये कि डिप्रेशन या एंग्जाइटी, उसमें भी म्यूज़िक हेल्प करता है। और मेरे बहुत सारे पेशेंट्स जो ऐसे जो कोमाटोज या बड़ी सिवियर कंडीशन में भी हों, उनकी फैमिलीज भी बताती है, मैंने खुद भी नोट किया है कि अगर सूरह रहमान पढ़ी जाए उनके सरहाने, या आप ऑडियो लगा दें, बिल्कुल, तो इट हेल्प्स। तो म्यूजिक डज हैव रोल इन ट्रीटमेंट। तो म्यूजिक का एक रोल है इलाज में भी। तो अगेन माशाल्लाह, इट्स अ ग्रेट सॉन्ग। हाशिर, आप कुछ कह रहे थे अपना गाना सुनाने से पहले, आप अपनी इसी जर्नी को डिस्कस कर रहे थे और आगे के प्लान को बता रहे थे। प्लान्स ये थे कि पहले तो मैं ये डिस्कस करना चाहूँगा कि कैसे हमारा ये सॉन्ग जो लोग जुड़े थे इसमें, और मुल्तान के, और कैसे की जर्नी रही। तो बेसिकली लिखा हुआ मैंने बहुत पहले से था ये वाला सॉन्ग, तकरीबन आई वाज इन 9th क्लास।
9th क्लास। यस। और मैं वो वाकया शेयर करना चाहता हूँ कि रात का टाइम था और हम ना खाना खा के बाहर से आए थे, कजन्स वगैरह थे, गैदरिंग थी। और मुझे ना, मैं हमेशा अपने पास एक सेपरेट डायरी रखता था और गिटार तो हमेशा ही था। हमेशा ही था। तो बारिश हो रही थी और एक इतना खूबसूरत मौसम था और रात का टाइम था और उस रात में एक अजीब सी रोशनी थी। तो हम अंदर यानी कि घर आ गए। तो मैंने कहा यार मुझे ना कुछ देर बाहर जाना है। तो मैं ना बाहर निकलता निकलता अपने घर से कैंट वाली साइड पे आ गया और बारिश को मैं देखता आ रहा हूँ। और ना उस वक्त ना मेरे जहन में यानी कि आई लाइंस, बाहों में ले लो हमको जाना, कि आंखें भरी हैं तेरी याद में। मैंने 2 इसके फेजेस ना उस वक्त लिख लिए थे। और फिर बारिश के ऊपर ना मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि यार मैं क्या लिखूं। आप यकीन करेंगे कि जब सॉन्ग रिकॉर्ड करना था ना, उससे तकरीबन 2 दिन पहले मैंने इसको राइट डाउन किया। यानी तब कंप्लीट किया मैंने। और मैं हमेशा यही करता हूँ कि सॉन्ग जो होता है ना, उसको 3 पार्ट्स होते हैं मोस्टली। हाँ। ठीक है। तो 2 पार्ट्स मेरे पास ऑलमोस्ट लिखे होते हैं। ठीक है। तो एंड टाइम पे जो है ना, वो एक आमद होती है और दूसरा ऑन फायर होता है बंदा। ठीक है, हाशिर को जरा सरप्राइज देते हैं। हमारे साथ मौजूद है लाइन पे, कॉल पे मिसेस नदीम, हाशिर की मामा। अस्सलाम वालेकुम, कैसी हैं आप? टीवी का वॉल्यूम प्लीज कम कर दीजिए। आप कैसी हैं? मैं बिल्कुल ठीक हूँ, आप ठीक ठाक हैं, खैरियत से हैं? जी अल्हम्दुलिल्लाह। मैं अपने बेटे को देख रही हूँ, मुझे बहुत खुशी हो रही है यहाँ देख। हमें भी बहुत खुशी हो रही है। मैं कहना चाहूंगी, मैं समझती हूँ कि इतने कॉन्फिडेंट, इतने टैलेंटेड माशाल्लाह, हमें बहुत फख्र है इन पे। जी मेरे बेटे की माशाल्लाह बचपन से जो है इसकी मेहनत है, जिसमें छोटे होते हुए मेहनत की है। बिल्कुल। और आज अल्हम्दुलिल्लाह ये मोड़ पे है कि इसको अल्लाह ताला और आगे लेकर जाएगा इंशाल्लाह। आपने बिल्कुल भी उदास नहीं होना। मैं जानती हूँ कि ये खुशी के आंसू हैं और आप यकीनन बहुत खुश हैं और हम सब भी बहुत खुश हैं। हाशिर इतने काबिल हैं और इनके तो स्टूडेंट्स भी हैं, इतना उनको सिखाते हैं और वो भी माशाल्लाह इतना आगे जा रहे हैं, काम करें। तो ये सब आपके बेटे की मेहनत है, आपकी दुआएं हैं। इसकी जितनी हौसला अफजाई की जाए ये उतनी कम है। हाशिर कुछ कहना चाहेंगे? बहुत इमोशनल बंदा हूँ मैं। अपनी मेहनत से किया। बिल्कुल बिल्कुल। आपकी दुआएं चाहिए होंगी, बस आप हमेशा दुआ करती रहा करें। और ये आपका प्यार है, आपकी मोहब्बत है कि आपके बेटे ने इतना काम किया है और इतनी यंग एज में। थैंक यू सो मच कॉल करने का, बहुत शुक्रिया। हाशिर अब तो कुछ कह दें। स्पीचलेस। चले कोई बात नहीं, टेक योर टाइम, कोई बात नहीं। डॉक्टर साहब आप क्या कहना चाहेंगे? मेरे ख्याल में ये हमारे कल्चर और हमारे रिलीजन का भी हिस्सा है, जो कि वी लव आवर फैमिलीज, आवर किड्स, आवर पेरेंट्स, ग्रैंड पेरेंट्स। तो मेरे ख्याल में ये एक ऐसी खूबसूरती है जिसका आप बाज़ का तो रियलाइज़ नहीं करते। और मेरे ख्याल में पाकिस्तान जैसी जो भी सोसाइटीज़ हैं, वहाँ पे ये सब देखने को मिलता है कि आप खुशी में भी इकट्ठे होते हैं, आप गम में भी इकट्ठे होते हैं, तो खुशी डबल हो जाती है, जो गम है वो शेयर हो जाता है, तो आप अच्छा महसूस करते हैं। और मेरे ख्याल में ये एक बहुत बड़ी खूबसूरती है जिसको हमें रियलाइज़ ना सिर्फ करना चाहिए और अल्लाह का शुक्र अदा करना चाहिए कि कोई है जो आपके साथ इतने दिल से एंजॉय करता है। या आप जब दुखी होते हैं तो आपकी फैमिली, आपके फ्रेंड्स आपके पास आ जाते हैं, आपको फैमिली की सपोर्ट, फैमिली का एतमाद बहुत जरूरी है। बिल्कुल ऐसे ही है। यू कैन कॉन्कर द वर्ल्ड। ऐसे ही है। और वालिदैन की जो मोहब्बत है या जो पेरेंट्स की मोहब्बत है, तो मैं इसके बारे में यही कहूँगा कि आज तक अगर कोई भी सक्सेसफुल है शख्स, तो यकीनन उसके पेरेंट्स की दुआएं और एफर्ट्स और उसके टीचर्स। बिल्कुल। एक और कॉलर हमारे साथ मौजूद है, नसीम सऊदी अरब से। अस्सलाम वालेकुम, कैसी हैं आप? क्या हाल है आपके? अल्लाह का शुक्र है, सब ठीक है। आप सब कैसे हैं? बिल्कुल ठीक, अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र है। क्या कहना चाहेंगी, क्या कुछ पूछना चाहती हैं? हम जो है वो आशिका, हमने कल परसों गाना देखा, बहुत पसंद आया माशाल्लाह। क्या बात है, आपने भी सुना? हाँ जी, हमने सबने सुना, मेरी फैमिली ने सबने सुना। माशाल्लाह, अल्लाह ताला इसको तरक्की देने अल्लाह ताला, और मजीद हम कहते हैं कि मजीद और मेहनत करें। और ये आप हाशिर हमारे साथ मौजूद हैं, हाशिर हमारे सामने बैठे हैं और चुपचाप बैठे हैं, आप प्लीज इनसे बात कर सकती हैं। जी 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 जी। अस्सलाम वालेकुम।
वालेकुम सलाम, कैसे हो आशिक, ठीक हो? ठीक है, आपका गाना सुना है हमने परसों, बहुत पसंद आया भाई। थैंक यू सो मुझे, मच। मेरी फैमिली को। तो हमारी दुआ है कि आप खूब कामयाब हो इंशाल्लाह इंशाल्लाह, और इंशाल्लाह। तरक्की करो हो। और थैंक यू, आमीन आमीन, थैंक यू सो मच। आमीन। थैंक यू सो मच, आपका बहुत शुक्रिया, आपने सऊदी अरब से कॉल की और हमारे प्रोग्राम में शामिल हुई। हाशिर, आप कुछ कह रहे थे और आप बता रहे थे कि कैसे आपने इसको फेजेस में ही सही लेकिन कंप्लीट कर लिया। तो बेसिकली जब यानी कि मुझे ना शुरू से एक टेंशन रहती थी म्यूजिक को लेके, और लाइक के बुरी बात नहीं है कि किसी का भी गाना गाना, लेकिन एक टेंशन होती है कि आप खुद इतना अरसे से कर रहे हो, व्हाई यू आर नॉट डूइंग योर ओन। हाँ बिल्कुल, ठीक है। और मैं जिस यूनिवर्सिटी में था वहां पे सोसाइटी को भी मैं हमेशा भाइयों की तरह यही चीज समझाता था, लेकिन वो समझते थे क्या शायद मेरा कोई इसमें पर्सनली फायदा। ठीक है। और इवन के काफी सारे ऐसे लोग थे जिन्होंने क्रिटिसाइज किया, लेकिन मेरा ख्याल है अब शायद मुंह बंद हो गए होंगे सबके, अब जवाब मिल गया होगा। अब जवाब हो गए होंगे। और बेसिकली मैं अभी भी उनको यही कहूंगा कि अगर तो समझ सकते हो इस चीज को कि वाकई अगर पाकिस्तान में म्यूजिक इंडस्ट्री को आपने आगे लेके जाना है, अपनी पहचान बनानी हाँ। है, तो कुछ अपना करना पड़ेगा। बिल्कुल सही। अपने स्टाइल को यूटिलाइज करना पड़ेगा, अपने आप को आगे लेके आना पड़ेगा। ठीक है। यहाँ पे मैंने देखा है कि एक बंदे का टेक्सचर रॉक में है, वो क्लासिकल को गाई फिर रहा है और हर जगह क्लासिकल गाता फिर रहा है। नहीं भी गाया जा रहा तो फिर भी गाने की कोशिश कर रहा है कि नहीं जी मैं तो क्लासिकल बनूंगा, क्योंकि एक बंदे ने कहा था क्लासिकल सिंगर बहुत अच्छे होते हैं। ठीक है। यानी आपको वो करना चाहिए जिसमें आप अच्छे हैं। देखें, अल्लाह ताला ने ना सबको आवाज दी है। बिल्कुल। ठीक है। अगर मैं बोल रहा हूं ना, तो अगर मैं काफी सारे म्यूजिक सुनता हूं और म्यूजिक सेंस है मुझे, तो बोलने के बाद फर्स्ट ऑफ ऑल तो मैं इस चीज को प्रायोरिटी दूंगा कि मुझे किस टाइप का म्यूजिक अच्छा हाँ बिल्कुल। ठीक है। मुझे तो बचपन से ना इलेक्ट्रिक और इलेक्ट्रिक गिटार और हाँ। रॉक, ठीक है, तो इस चीज में मेरा इंटरेस्ट था शुरू से ही। तो अब अकूस्टिक पे यानी कि लाइक बड़ा इशू होता है कि आप इलेक्ट्रिक वाले काम करो क्योंकि लीड्स होती हैं, स्किल्स होते हैं, उनको प्ले करना। तो खैर ये है कि सब कुछ फाइंड आउट हो जाता है इसके अंदर भी। ठीक है। हमारे साथ एक कॉलर है रुबीना भक्कर से, और इनको अपने प्रोग्राम में वेलकम कहते हैं। अस्सलाम वालेकुम, कैसी हैं आप? वालेकुम सलाम। ठीक ठाक है, खैरियत से हैं? अल्हम्दुलिल्लाह, आप सुनाएं? मैं बिल्कुल ठीक। कुछ कहना चाहेंगी, कुछ पूछना चाहेंगी? मैं आपको लाइव देख रही थी, मेरे पट्टों में तकलीफ है और मैंने बहुत 7-8 माह से मुझे ये तकलीफ है, और टांगों में इतना शदीद दर्द रहता है कि मैं रात को बिल्कुल सुबह उठती हूँ तो मैं पाँव नहीं रख सकती, इतना शदीद दर्द रहता है। डॉक्टर साहब आप कुछ पूछना चाहेंगे? चाहेंगे? इलाज भी करवा रही हूँ लेकिन फायदा नहीं हो रहा। वक्ती तौर पर फायदा होता है फिर वैसे मसला हो जाता है मेरे साथ। और एक कान की तरफ तो इतना शदीद दर्द रहता है कि मैं करवट पकड़ लूँ तो करवट नहीं ले सकती दूसरी तरफ। जी डॉक्टर साहब कुछ पूछना चाहें अगर? कोविड तो नहीं हुआ क्योंकि आजकल काफी कॉमन है कोविड। आपको कोविड तो नहीं हुआ था? कोरोना? जी आपको कोरोना वायरस तो नहीं हुआ था? नहीं बिल्कुल नहीं हुआ था। चलिए मैं आपको समझा देता हूँ। ना तो शुगर का मसला है, थोड़ा बीपी हाई रहता है। और ठीक है डॉक्टर साहब, आपको कुछ बातें बताने जा रहे हैं, अगर आप उन्हें गौर से सुनिए। बहुत सारे लोग जिनको कोविड हुआ उनको पता नहीं भी चला क्योंकि ये जस्ट एक वायरल इन्फेक्शन है, लेकिन कोविड के इस टाइम में यही देखा गया है कि उसकी वजह से जो दर्द है, चाहे वो सर दर्द हो, जिस्म का दर्द हो, वो वर्स हो जाता है और काफ़ी अरसा वो बढ़ा रहता है। उसके लिए एक सप्लीमेंट, क्योंकि वैसे तो बेहतर होगा कि आप किसी करीबी डॉक्टर को दिखा के अपना प्रॉपर तशखीस और ट्रीटमेंट करवाएं, लेकिन एक सप्लीमेंट है मैग्नीशियम। ये बड़ा अच्छा सप्लीमेंट है पट्ठों के लिए। ठीक है। तो आप इसको यूज़ कर सकते हैं, खासतौर पे जैसे कोरोना या कोविड के भी जो पेशेंट्स हैं उनमें भी यही देखा गया है कि मैग्नीशियम तकरीबन 500 मिलीग्राम की टैबलेट आती है या 400 मिलीग्राम की टैबलेट आती है, आप सुबह शाम ले सकते हैं। जिस तरह आप वाइटामिन लेते हैं तो ये भी वैसा ही सप्लीमेंट है। सो ऐसा दवाई नहीं है कि मैं कहूँ कि इससे कोई आपको साइड इफेक्ट होगा, लेकिन ये काफ़ी इफेक्टिव है। ठीक है। लेकिन फिर भी ना ठीक हो तो प्लीज़ किसी डॉक्टर को दिखाइए। ठीक है, इसी के साथ हम चलते हैं ब्रेक पे, और ब्रेक के बाद वापस आएंगे। डॉक्टर साहब हमारे साथ मौजूद हैं और हम बात कर रहे हैं पट्ठों के मर्ज के हवाले से। कुछ और चीजें जो कि जानने की जरूरत है उसको हम कंटिन्यू करेंगे। एक ब्रेक के बाद कहीं मत जाइएगा, हमारे साथ रहिएगा।
वेलकम बैक। आप देख रहे हैं रोही एट 10। ब्रेक के बाद हम आ चुके हैं वापस एक दफा फिर से प्रोग्राम में। आपको खुशामदीद कहते हैं। डॉक्टर एहतशाम खालिद हमारे साथ मौजूद है और आज जिस प्रॉब्लम को, जिस डिसऑर्डर को हम डिस्कस कर रहे हैं उसके ट्रीटमेंट की जाने बढ़ेंगे। और डिसऑर्डर है एमायोट्रोफिक लेटरल स्क्लेरोसिस, पट्टों का मर्ज है। और डॉक्टर साहब कुछ चीजें इसमें अगर आप ऐड कर दें ट्रीटमेंट के हवाले से। जी, तो ट्रीटमेंट दो तरह का होता है, एक क्यूरेटिव यानी बीमारी खत्म हो जाए और एक होता है सपोर्टिव। तो क्यूरेटिव ट्रीटमेंट इसका अब तक नहीं है और ये मोस्टली मेडिकल प्रॉब्लम्स में ऐसे ही होता है, जैसे डायबिटीज भी हो तो सारी जिंदगी आप इंसुलिन लगाते रहेंगे, ये गोली खाते रहेंगे। जो इसका सपोर्टिव ट्रीटमेंट है उसमें अब तक दो दवाइयाँ हैं, एक का नाम है रेलोजोल और एक का नाम है इडारावॉन। आई नो के नाम भी मुश्किल हैं, लेकिन ये दोनों दवाइयाँ आपकी लाइफ एक्सपेक्टेंसी को बढ़ा देती हैं कुछ हफ्ते से कुछ महीने, लेकिन इससे ज़्यादा फर्क नहीं होता। ठीक। तो लाइफ एक्सपेक्टेंसी 3 से 5 साल है ऐसे पेशेंट्स की, और बेस्ड ऑन द सब टाइप थोड़ी सी ज़्यादा या कम हो सकती है। तो हमें यही समझने की ज़रूरत है कि दवाई क्यों ज़रूरी है, क्या मरीज़ इसको अफोर्ड कर सकते हैं या नहीं। तो एक दवाई जो है वो रिलेटिवली चीप है, रेलोजोल। जो इडारावॉन है वो थोड़ी सी महंगी है पर मंथ कॉस्ट, लेकिन जैसे हमने पहले भी डिस्कस किया कि वेट मेंटेन करें और दूसरी बात फिजियोथेरेपी को, और एक चीज़ जैसे हमने प्रोग्राम में भी डिस्कस की, फैमिली सपोर्ट। क्योंकि अगर आपको फैमिली सपोर्ट मिलती है यू विल फील कंफर्टेबल, ठीक है, आप बहुत ज़्यादा डिप्रेशन या एंग्जाइटी में नहीं जाएंगे। ऐसे मरीजों को एट सम टाइम इन फ्यूचर जैसे जैसे बीमारी बढ़ेगी तो हो सकता है सांस की नाली की ज़रूरत पड़े या खुराक की नाली की ज़रूरत पड़े, ताकि उनकी न्यूट्रिशन मेंटेन की जाए, उनकी ब्रीदिंग मेंटेन की जाए, क्योंकि जो जिन पट्टों से हम सांस लेते हैं वो पट्टे भी कमज़ोर हो जाते हैं। तो ये चीज़ें समझने की ज़रूरत है कि किस स्टेज पे कौन सा स्टेप हमें लेना है, और ये डॉक्टर ही गाइड कर सकता है। ठीक है, हमारे साथ कॉलर हैं हयात जंग से। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम, क्या हाल है आपके? ठीक ठाक हैं, खैरियत से हैं? अल्हम्दुलिल्लाह, आपकी दुआ से बिल्कुल खैरियत से। और डॉक्टर साहब से पूछना ये है कि मेरा जो बायां बाजू है ना, जब रात को सोता हूँ तो इसमें ज्यादा दर्द होता है पट्टों में, इसके बारे में पूछना था। अमूमन जब हम रात को सोते हैं तो बाजू की पोजीशन, जैसे शुरू में भी जब वो बता रहे थे हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के रेफरेंस से, तो जब हम सोते हैं तो बाजू का पोजीशन सही नहीं होती, लेकिन इसमें ज़्यादा चांस ये होता है उम्र के हिसाब से कि आपके जो गर्दन के मोहरे हैं उनके सुराख छोटे हो जाते हैं और उनसे जो आसाब आ रहे होते हैं पट्ठों में उन पे प्रेशर आ जाता है, जिससे अमूमन पट्ठों में दर्द होता है। और ये अमूमन रात में या सुबह सुबह जब आप उठते हैं उस वक्त ज़्यादा होता है। तो अगेन जैसे मैंने अपने YouTube चैनल का रेफरेंस दिया, वो इसीलिए है ताकि आप अपने घर के कन्वीनियंस में देख के कर लें। ठीक है, अगर ठीक हो जाए तो वेल एंड गुड, ना ठीक हो तो अपने करीबी डॉक्टरों को दिखाइए, स्पेशलिस्ट के पास जाने की भी जरूरत नहीं है। पहले करीबी डॉक्टरों को दिखाइए, और अगर वो रिकमेंड करते हैं नहीं आपको न्यूरो फिजिशियन को दिखाना है तो न्यूरो फिजिशियन को दिखाइए, रूमेटोलॉजिस्ट को दिखाना है रूमेटोलॉजिस्ट को दिखाइए, ताकि प्रॉपर डायग्नोसिस और ट्रीटमेंट हो। बाज़ औक़ात ये बड़े कॉमन हम कहते हैं कि अगर आपको केस कोई लड़ना है तो आप लॉयर लेंगे, अगर आपको सॉन्ग सुनना है तो आप सिंगर के पास जाएंगे, लेकिन अगर आपको कोई मेडिकल मसला हो गया तो पहले आप घर में 2-4 लोगों से पूछेंगे, फिर आप कोशिश करेंगे कि मैं किसी दोस्त से पूछ लूँ, और बड़ी देर के बाद आप डॉक्टर के पास जाते हैं। तो प्लीज इस चीज को ज़हन में रखिए, अपनी सेहत पे तवज्जो दें। ठीक है, एक और कॉलर है फहमीदा मुल्तान से। अस्सलाम वालेकुम, कैसी हैं आप? प्लीज टीवी का वॉल्यूम बंद कर दें, कम कर दें। अल्हम्दुलिल्लाह। मुझे ना एक माह से ना बाएं साइड पे तकलीफ है बहुत ज्यादा, बाएं हाथ से लेकर ना पाँव तक, तो वो मैं ऐसे करंट लगता है जब चलती हूँ तो ये भी मैंने ऐसे करंट लगता है, चला नहीं जाता जैसे बिल्कुल हाथ में। ठीक है, डॉक्टर साहब कुछ बताना चाह रहे हैं? ये भी अमूमन पिंच नर्व जो मैं बता रहा था, क्योंकि उसमें बाज़ औक़ात उस डिस्ट्रीब्यूशन में या उस हिस्से में जलन होती है, करंट महसूस होता है। जब पट्टे इन्वॉल्व हो जाएं तो दर्द अमूमन ज़्यादा होता है, और वो दर्द अमूमन खिंचाव की तरह या शदीद नौयत का होता है। जैसे अगर आप सुबह सो के उठें और ऑल ऑफ अ सडन आपको कमर में दर्द हो गया, अब आप हिल भी नहीं सकते, बिल्कुल सही, या गर्दन में दर्द हो गया एकदम से, या जो लोग बहुत ज़्यादा कंप्यूटर यूज़ करते हैं उनको भी हो जाता है। तो अगेन उसके लिए रिकमेंडेड यही है कि आप वो एक्सरसाइजेस करें,
और एक आध दफा डॉक्टर को दिखा के दवाई ले लें, जिसको हम रेस्क्यू ट्रीटमेंट बोलते हैं, कि एकदम से ज्यादा दर्द शुरू हो जाए तो क्या करने की जरूरत है। ठीक है, हाशिर राजपूत हमारे साथ मौजूद है और बात कहीं बीच में रह गई, लेकिन उसे कंप्लीट करने की कोशिश करेंगे। हाशिर, प्लान्स क्या हैं? अब प्लान्स यही है कि ऑफिशियल पे वर्क करना है, और दूसरा ये है कि एक मुल्तान में मैं आर्ट इंस्टीट्यूट के बारे में सोच रहा हूँ, जिसके अंदर म्यूजिशियन और म्यूजिक के हवाले से और सेल्फ ग्रूमिंग की जाएगी। पहले तो पता हो उन लोगों को कि आप अगर म्यूजिशियन बन रहे हैं तो इसका मतलब ये नहीं है कि आपके दिमाग फिर जाए सारे, कि आप लोग चलते हुए आप लोग किसी सीनियर का लिहाज ना करें, ठीक है। और कुछ 2-3 लोग हैं जिनको तो वैसे ही यानी कि जिसे कह लो कि अकल नहीं है, और वैसे अल्लाह ताला ने उनको थोड़ी बहुत इज्जत दी भी है, लेकिन वो अकल से रूबरू नहीं हो पाए। तो बहरहाल उन जैसे लोगों को दिखा के कि ये देखो ये भी आर्टिस्ट हैं, ठीक है। और उन्होंने बातें की थी कि हमारे स्टूडेंट ये हमारे वो, मैंने कहा था अपने स्टूडेंट दिखा दो, मेरे स्टूडेंट जाके देख लो लाइव पे। ग्रेट। बाकी इंशाल्लाह ताला अल्लाह खैर करेगा। और अब ऑफिशियल। अच्छा, शूट कैसा रहा था आपका? शूट बहुत मजा आया था और बहुत अच्छा एक्सपीरियंस था मेरी लाइफ का। लाइक के वो एक स्पोर्ट बाइक था और इट वॉज वेरी हार्ड टू हैंडल इट। तो अब सुबह का टाइम था, हम तकरीबन 5 बजे सारे इकट्ठे हुए। बेसिकली जैसा कि सबको पता है बर्गर स्टेशन ने स्पॉन्सर की थी वीडियो को, और तो सारी हमने टीम वर्क किया था। और सुबह सुबह हम निकले और मुझे उन्होंने कहा कि आपने ये बाइक चलानी है सुबह सुबह। तो मैंने कहा भाई मुझे तो नहीं पता कैसे इसको ऑपरेट करते हैं अभी। तो बहरहाल मैं तो गाड़ी में ही आ गया, और साथ वरदान था, उसको वो शौक है बाइक्स का, और वो उसके पास यानी कि हैवी बाइक्स वगैरह बाइकिंग बहुत करता है, जो वीडियोग्राफर है। ठीक है। तो बहुत मैं कहता हूँ कि लाइफ का एक बहुत अच्छा एक्सपीरियंस था मेरा, बहुत कुछ अच्छा सीखने को मिला। ठीक है, एक और कॉलर है हमारे साथ, इनायतुल्लाह हमारे साथ मौजूद है लाइन पे। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? कॉल ड्रॉप हो गई, कोई बात नहीं, आप दोबारा भी कॉल कर सकते हैं। जी हाशिर। तो यानी कि बहुत अच्छा एक्सपीरियंस रहा, और सारे बहुत अच्छे थे और बहुत कोऑपरेटिव थे। लाइक उन्होंने फील नहीं होने दिया लाइक के जस्ट लाइक आपके साथ आपकी मॉडल भी थी, फिजा भी थी, तो कैसा रहा उनके साथ काम? कैसा रहा? फिजा का जो शूट था वो अलग हुआ था, तो बेसिकली मुझे जाना था लाहौर, सही, ठीक है। तो वैसे भी हमने ना क्योंकि गाने का जो थीम था ना वो एक तरफा था, ठीक है। उसमें हमने एक वाइब ऐसी शो करवानी थी कि लड़का जो है वो अपनी वाइब में, अच्छा, और लड़की खुश घूम रही है दुनिया में। सही सही सही। तो इस तरह का था, और बाकी उसने बहुत अच्छा रोल अदा किया उसके अंदर भी, और पूरी टीम ने बहुत कोऑपरेट किया, और सारे कोऑपरेटिव थे। एक और कॉलर यूसुफ करीम सऊदी अरेबिया से। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? जी वालेकुम अस्सलाम। जी कैसे हैं आप? खैरियत से? मैं बिल्कुल ठीक हूँ, आप ठीक ठाक हैं, खैरियत से हैं? जी जी अल्लाह का शुक्र। आपका जो चैनल है वो मैं बहुत शौक से देखता हूँ, और स्पेशली जो है वो जब भी हाशिर आते हैं तो मैं तो टीवी के आगे से उठता नहीं हूँ। वाह, बहुत बड़ी बात है ये। जी, क्योंकि मैं ऑलरेडी आपको शायद मालूम हो कि मैं पहले भी कॉल कर चुका हूँ जब भी हाशिर आते हैं। जी जी। तो और अब तो इनका वो जो इन्होंने सॉन्ग जो है वो इनका जो नया आया है उसका तो मैं बिल्कुल फैन हो गया हूँ, और मैं रियली अपने दोस्तों के साथ मिलके बैठ के मैंने वो गाना पूरा सुना है, और मैंने बहुत एंजॉय किया, और मेरे दोस्तों ने भी। बहुत शुक्रिया तो प्रोग्राम में कॉल करने का और हौसला अफजाई करने का। आपने आज टाइम दिया, आप आज प्रोग्राम में शामिल हुए हमारे साथ। एंड पर क्या पैगाम देना चाहेंगे? मैं सिर्फ यही पैगाम दूंगा कि अपनी सेहत का ख्याल रखिए और हेल्दी खाइए, अच्छा म्यूजिक सुनिए। यस, वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है हाशिर, आप क्या पैगाम देना चाहेंगे? और उसके बाद हम आपसे कोई और गाना भी सुनना चाह रहे हैं। पैगाम ये देना चाहूंगा कि खुश रहें, आबाद रहें, नेक नियति से काम करें, खुश रहने भी दें, ये पहली चीज है। लिव एंड लेट लिव। हाँ, और दूसरी चीज ये है कि लाइक ये मैं आपको एक बहुत इंपॉर्टेंट बात शेयर करना चाह रहा हूँ प्लीज, कि आर्टिस्ट जब ऊपर आ रहा होता है ना, तो एक दूसरे आर्टिस्ट की क्या फीलिंग्स होती हैं, ठीक है। जो शॉर्टकट ढूंढ रहा होता है ऊपर आने के, उन आर्टिस्ट की बात कर रहा हूँ, उनकी क्या फीलिंग्स होती हैं, ठीक है। उनकी फीलिंग्स ये होती हैं कि यार कोई बात मिले, लोगों के सामने कहते हैं हाँ बहुत अच्छा बहुत अच्छा, कोई बात मिले यार इसको बदनाम करो, यार इसने बेड़ा कर दिया, यार ये क्या हो गया। ये मैंने फीलिंग्स देखी हैं लोगों में, और ये फैक्ट है, क्योंकि म्यूजिक जो है ना आपको जहां पॉजिटिव वाइब्स देता है ना, वहां नेगेटिव वाइब्स भी दे देता है आर्टिस्ट को, बिल्कुल, ठीक है। वो नेगेटिव वाइब्स क्या होती हैं, लाइक खुदगर्ज बनाता है ये, ठीक है, इंसान को
वो गर्ज बनाता है, लेकिन उसके अंदर आपके ऊपर है आपका सेल्फ कंट्रोल कितना है। वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है। और दूसरी चीज ये है कि म्यूजिशियन होना या वोकलिस्ट होना इसका मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि आप बुरे कामों में पड़े। ठीक है, आप उसको भी पॉजिटिव वे पे लेके जा सकते हो। बिल्कुल ठीक। और दूसरा ये है कि इंस्टीट्यूशन पे मैं वर्क करना चाह रहा था और कर रहा हूँ इवन के 3 ईयर से, और कुछ रिजल्ट्स आपने देख लिए और कुछ रिजल्ट इंशाल्लाह अपने सेगमेंट का इख्तिताम करते हैं हाशिर के गाने के साथ और फिर बढ़ेंगे अगले सेगमेंट की जानिब। लेकिन उससे पहले फिर ब्रेक लेंगे और दिखाएंगे आपको और देखेंगे कि हमारे साथ कौन से मेहमान मौजूद होंगे। वेलकम बैक, आप देख रहे हैं रोही एट 10। ब्रेक के बाद हम आ चुके हैं वापस और इस सेगमेंट का हो चुका है आगाज। प्रोग्राम के इस हिस्से में, इस सेगमेंट में आप तमाम देखने वालों को, सुनने वालों को खुशामदीद कहते हैं। इस सेगमेंट में बात करेंगे मौजूदा सियासी सूरत हाल के हवाले से, क्या चल रहा है, क्या होने जा रहा है। अगर तहरीक एतमाद कामयाब हो जाते हैं तो अगला स्टेप क्या होगा, अगला फेज क्या आएगा, क्या सोचते हैं हमारे सीनियर एनालिस्ट जो कि हमारे साथ मौजूद हैं, शौकत इशफाक साहब और यासिर शेख साहब। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप दोनों? ठीक ठाक हैं, खैरियत से हैं? सब कुछ ठीक? मैं बिल्कुल ठीक हूँ। एक तो है ये वाला मौसम और एक होता है सियासी मौसम, तो आप क्या कहना चाहेंगे कि मौसम कैसा चल रहा है? मौसम तब्दील हो रहा है। तब्दील हो रहा है, तब्दीली आ रही है। आपने दोनों मौसम का पूछा ना, तो उस मौसम में भी तब्दीली आ रही है और ये मौसम भी तब्दील होता नजर आ रहा है। लेकिन इसमें एक जो बात है ना कि ये सियासत में जो हमारा रीजन है ना, इसमें इस किस्म की जो एक्टिविटी है, जिसको कहते हैं कि आपका जो कारकुन है उसको एक्टिव रखें, अपने साथ जोड़ के रखें ताकि वो डिसअपॉइंट नहीं हो। बिल्कुल सही। अगर वो डिसअपॉइंट होगा तो फिर 4 या 5 साल के बाद जो आपके इलेक्शंस होने हैं तो उसमें आप उसको एक्टिवेट नहीं कर सकते। ये एक उनकी अपनी जो है वो ख्याल होता है। जो सियासी पार्टी हैं यहाँ जी, सियासी पार्टी प्राइवेट लिमिटेड में, तो वो उनका अपना ख्याल होता है, ठीक है ना, तो वो करते हैं उसमें। बाकी रही बात के आगे क्या हो रहा है वो आप नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे तो जरूर। बहुत सारे सवाल हैं, बहुत सारी चीजें हैं जिनके हवाले से हम बात करेंगे। यासिर शेख साहब, आप बताएं मौसम कैसा लग रहा है आपको? मौसम, मैं एग्री करूंगा शौकत साहब की बात से कि मौसम वाकई तब्दीली और खुनकी की तरफ तेजी से बढ़ रहा है और डेफिनेटली गर्मी उसमें खुनकी का एलिमेंट ज्यादा है क्योंकि कई चीजें ऐसी हैं कि जो धुंध की नजर होने वाली हैं, धुंध की नजर हो चुकी हैं। अब बड़ी गहरी बातें हैं ये। तो वो उस तनाजुर में देख रहे हैं कि तब्दीली मौसम में वाकई होने वाली है। ठीक है, वही तब्दीली होगी जिसके दावे किए गए थे या किसी और किस्म की तब्दीली होगी? देखिए कि तब्दीली के जो पैराहा है उसमें मैं ये समझता हूं कि जो किरदार हैं वो खुद भी जिम्मेदार हैं। उसका अगर आप तकाबली जायजा ले लें तो हम किसी भी चीज का जब आप कंपैरिजन करते हैं तो डेफिनेटली कोई मिसाल सामने रखी जाती है कि आपका तकाबुल होगा किससे होगा। तो हम तकाबुल करते हैं 2018 का, व्हेन यू गेट द गवर्नमेंट, और आज के जो हालात कि जिन हालात के अंदर आप पब्लिक सपोर्ट लूज कर रहे हैं, आपका डाई हार्ड वर्कर जो है आपसे बैकफुट पे चला गया और जो एक आम आदमी की जिंदगी है वो बुरी तरीके से मुतासिर हुई। ये वो सारे एलिमेंट हैं जो फिर तब्दीली की स्पीड को तेज करते हैं। ठीक है, मौजूदा सियासी सूरत हाल के हवाले से तो बात करेंगे। करंट सिचुएशन को तो ऑब्वियसली हम इग्नोर नहीं कर सकते। बहुत सारी चीजें, बहुत सारी बातें हैं जो हम डिस्कस करने जा रहे हैं सेगमेंट में। लेकिन सबसे पहले हेल्थ पे किसी किस्म का कॉम्प्रोमाइज नहीं है, तो चलते हैं अपने सेगमेंट हेल्थ टिप्स की जानिब और सेहत के हवाले से कुछ बात करते हैं। जी, पिछले कुछ टाइम से हम इस सेगमेंट में डिस्कस करते हैं कि किस तरीके से मुख्तलिफ फ्रूट्स, मुख्तलिफ वेजिटेबल्स, सब्जियां हमारी सेहत के लिए मुफीद हैं, हमारी सेहत के लिए फायदेमंद है। और आज जिस फल का मैं जिक्र करने जा रही हूँ वो है खीरा, क्यूकम्बर जिसे कहा जाता है। और वाकई ये फल है, ये बात वैसे ऑनेस्टली अगर मैं बताऊं, क्लियरली बताऊं, तो मुझे भी मालूम नहीं था कि ये फल है। मैं इसको आज तक सब्जियों में शुमार करती थी और इसको मैं समझती थी कि ये सब्जी है, लेकिन नहीं, ये फ्रूट है, ये फल है जो कि रिवायती अद्वियात में भी इस्तेमाल होता है और ज़माना कदीम से खीरों को शौक से खाया जाता है। गर्म ममालिक में खीरों को खाने की आदत इसलिए होती है कि आप हाइड्रेटेड रह सकें, डिहाइड्रेशन का इशू ना फेस करना पड़े और इसके साथ साथ जिस्म में ठंडक का एहसास हो। अहम बात यह है कि खीरे सारा साल आसानी से दस्तयाब होते हैं, आप आसानी
इसे कहीं किसी भी जगह से, किसी भी स्टोर से, सब्जी वाले से खरीद सकते हैं, खा सकते हैं। बिकॉज सबसे इंपॉर्टेंट बात कि डिहाइड्रेशन का जो प्रॉब्लम है वो फैलने नहीं देना। हाइड्रेटेड रहना है, पानी नहीं पी सकते, पानी पीना भूल जाते हैं, तो एटलीस्ट दिन में अगर आप एक खीरा खा लेते हैं तो पानी की जो क्वांटिटी, रिक्वायर्ड अमाउंट हमारी बॉडी को नीडेड है, तो वो रिक्वायर्ड है तो वो पूरी हो सकती है। रोजाना एक खीरा खाने से क्या फायदा हासिल होगा ये मैं भी आपको बताने जा रही हूँ और सुनकर आप हैरान हो जाएंगे। बालों की नशोनुमा, हमेशा मैं स्किन की बात करती हूँ, बालों की बात करती हूँ और आज मैं ज्यादा फोकस इसी बात पे करना चाहूंगी कि बाल रफ हो जाते हैं, बाल ड्राई हो जाते हैं, स्प्लिट एंड्स का इशू सामने आ जाता है। मैं सिर्फ खवातीन की बात नहीं कर रही बल्कि मर्द हजरात की भी बात कर रही हूँ कि बाल सफेद हो जाते हैं, बाल गिरना शुरू हो जाते हैं। हेयर फॉल का इशू सारा साल कांस्टेंट रहता है और इसको खत्म करने के लिए, इसको स्लो डाउन करने के लिए या रोकने के लिए, कंट्रोल करने के लिए खीरे का इस्तेमाल बहुत लाजमी है। विटामिन बी हमारे बालों के लिए, बालों की सेहत के लिए और खोपड़ी के लिए बहुत जरूरी है। कबल इस वक्त बालों की महरूमी यानी कि हेयर फॉल और सफेदी की रोकथाम में मदद देता है और इसके साथ साथ खीरे दिमाग की जो सेहत है उसको भी बेहतर करते हैं और खीरों में फास्फोरस पाया जाता है जो कि हमारे दिमाग को तेज करता है। खीरों में मौजूद पानी की मिकदार जल्द पेट भरने में मदद देती है। आपको ये एहसास हो रहा है कि आपको भूख लगी है और आप किसी भी वक्त खाना खा लेते हैं, स्पेशली मिडनाइट, लेट नाइट जो खाना खाने की आदत है, फिर हम कंप्लेन करते हैं, शिकायत करते हैं कि जी वेट गेन हो रहा है, वेट को कंट्रोल कैसे किया जाए। तो अपनी रूटीन ऐसे सेट करें, ऐसे वेजिटेबल्स, ऐसे फ्रूट्स का इस्तेमाल करें जो कि जल्दी पेट भरने का एहसास दें। और अगर आप अपना वेट कंट्रोल करना चाहते हैं या चाहती हैं, वेट लूज करना चाहते हैं, तो आप खीरा इस्तेमाल करें, इससे आपका वेट कंट्रोल हो सकता है। अगली बात करें, कुछ बहुत इंपॉर्टेंट चीजों को ऐड करें तो खीरे चिकनाई से पाक होते हैं, कैलोरीज भी इसमें कम पाए जाते हैं, तो ऐसी अज्जा इसमें पाई जाती है जो कि कैंसर की रोकथाम में मदद देते हैं। तो ये एक आम सा एक फल है जिसको हम बहुत हद तक इग्नोर भी कर जाते हैं, लेकिन सलाद में अगर खीरा शामिल ना हो तो आई थिंक बात नहीं बनती। तो सलाद में ही सही लेकिन खीरे का इंटेक जरूर करें। खीरा खाने से हाजमा बेहतर होता है। पिछले कुछ टाइम से मैं कॉन्स्टेंटली इस चीज पर एम्फसाइज कर रही हूँ कि डाइजेशन के लिए ऐसी चीजें इस्तेमाल की जाएं, ऐसे फल, ऐसे सब्जियां जो कि हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम को बेहतर बनाएं और उस प्रोसेस को फास्ट करें और अच्छा करें। इसके साथ खीरे का 95 हिस्सा पानी पर मुश्तमिल होता है। जैसे कि मैंने आपको पहले भी बताया कि डिहाइड्रेशन का मसला खत्म हो सकता है और खीरा हमारी जिल्द के लिए भी बेहतरीन है। आप खाएं तो खाएं, लेकिन आप इसको जिल्द पर भी लगा सकते हैं, बिल्कुल उसी तरीके से जिस तरीके से एलोवेरा यूज किया जाता है। विटामिन बी हो या विटामिन सी हो या जिंक हो, इसमें ये तमाम अज्जा पाए जाते हैं जो जिल्द की अच्छी सेहत को बरकरार रखने के लिए बहुत जरूरी है और खून की शरियानों के अफाल को बेहतर करने और मामूल पर रखने के लिए खीरा जरूर खाएं। जिगर और मैदे से जहरीले अमवाद जिन्हें हम टॉक्सिन्स कहते हैं, उनके अखराज में भी खीरा मदद देता है। इसमें विटामिन के और कैल्शियम पाया जाता है जो कि हमारी हड्डियों के लिए बहुत जरूरी है। और इसके साथ साथ दांतों की सेहत, जिसको हम कतई तौर पर इग्नोर नहीं कर सकते, दांतों की सेहत, मसूड़ों की सेहत के लिए खीरा खाना बहुत इंपॉर्टेंट है। आई होप कि ये सेगमेंट आपके लिए बेनिफिशियल रहा होगा, इन्फॉर्मेटिव रहा होगा। इसी के साथ हम अपनी जो सीरियस किस्म की डिस्कशन है आगाज करते हैं, लेकिन लाइटर नोट पर। यासिर शेख साहब हमारे साथ मौजूद हैं और इनके साथ शौकत इशफाक साहब। सबसे पहले तो आप बताएं कि ये सेगमेंट आपको कैसा लगा, कैसा आपके लिए रहा? इंफॉर्मेटिव था, बेनिफिशियल है, क्योंकि सेहत पे तो किसी किस्म का कॉम्प्रोमाइज नहीं। मुझे तो खुद आप खुद कह रही हैं कि खीरे के बारे में जो आपने उसके फजाइल बयान किए जी मुझे पहली तो पता लगे और मेरे ख्याल में यहाँ जाके यासिर और मैं मेरे ख्याल पहले जाके एक खीरा एक खीरा जरूर खा लें। हाँ, एक खीरा, बिकॉज हेल्दी हैबिट्स जो है वो अपनानी चाहिए। ऐसी बहुत ठीक है। शौकत इशफाक साहब सीनियर तज्जियाकार हमारे साथ मौजूद है, बात करेंगे मौजूदा सियासी सूरत हाल। आप क्या समझते हैं, चीजें कहाँ जा रही हैं? चीजें जहां हैं वही रहेंगी। एक तो ये बात है, मैं आपको बड़ी वादे से बात करूं, डिटरेशन जो होती है वो होती है बुनियादी तौर पे आम आदमी की, वो हो रही है। No doubt। और इसमें भी कोई शक व शुबा नहीं है कि जो लोग जद्दोजहद कर रहे हैं वो मेरे लिए और आपके लिए नहीं कर रहे। एक तो बात ये है, वो अपना, ये सियासतदान है दरअसल। लीडर, मैनेजर और सियासतदान में फर्क होता है। बिल्कुल ठीक है ना। लीडर जो होता है वो कॉपी कैट नहीं हुआ करता और वो सियासतदान नहीं हुआ करता। आप दुनिया में किसी की ऑटोबायोग्राफी पढ़ें ना, कि जो लोग
जिनको कहते हैं, जिन्होंने लीड किया अपने मुल्कों को, अपनी कौम को, अपने रीजन को, आप उनकी पढ़े तो उनसे आपको पता लगेगा कि उनमें मैं नहीं है। बेशक, ठीक है ना। एक तो ये बात है कि ये सियासतदान है। सो ये सियासतदान जो हैं ये सारे के सारे बशमूल जो हुकूमत में भी हैं, ये पावर हंग्री हैं। ये किसी भी रेट पे, किसी भी कीमत पे हुकूमत में रहना चाहते हैं, अथॉरिटी चाहते हैं। यस, अथॉरिटी, कि वो मेरे पास एक अख्तियार हो कि मैं रूल कर सकूं। अब आपके सामने है कि देखें, एक बात तो बड़ी वाज़ेह है कि कोई चीज़ अगर निकलती है बाहर, कोई खबर आती है, तो वो झूठ नहीं हुआ करती, उसका कहीं ना कहीं कोई सर पैर हुआ करता है। तो अगर ये कह रहे हैं कि जी कीमत लग रही है, नहीं लग रही, जो भी है, बहरहाल इसमें कोई ना कोई सच्चाई तो होगी। ठीक। अब अगली तरफ मैं आपको बताऊं कि अभी जो सिचुएशन यहां क्रिएट हुई है कि अदम एतमाद, तो हमारे यहां मतलब मेरा नहीं ख्याल कि इस रीजन में या इस पाकिस्तान रीजन की क्या बात करें, हम पाकिस्तान की बात करते हैं, कि आज तक किसी भी हुकूमत के खिलाफ अदम एतमाद असेंबली के अंदर नहीं हो सकी। उसकी रीजन जो है वो मैं वही आपको पहले बता चुका हूं कि वो किसी ना किसी तौर पे मैनेज होता है, जो बैठा होता है गवर्नमेंट में वो मैनेज करता है। इससे सबसे पहली जो अदम एतमाद आई थी वो आई थी बेनजीर भुट्टो की पहली जो गवर्नमेंट थी 88 में जो इस्टेब्लिश हुई थी, तो उसके खिलाफ गुलाम मुस्तफ़ा जतोई थे, वो उस वक्त भी ये PNA सॉरी हाँ पाकिस्तान नेशनल अलायंस बना था उसके, लेकिन वो हो नहीं सकी थी कि इतने बड़े नाम थे। अब तो खैर वो काफ़ी लोग जो हैं वो दुनिया में नहीं रहे, जाहिर है एक प्रोसेस है उसके साथ जाना। अभी भी वही है कि अभी भी बहुत बड़े नाम जिनको हम समझते हैं कि सियासत में बड़े नाम है वो लोग खड़े हैं। मैं ये बिल्कुल नहीं कह रहा कि अदम एतमाद कामयाब नहीं होगी, लेकिन मैं सिर्फ ये कहना चाह रहा हूं कि माजी में आज तक किसी हुकूमत के खिलाफ असेंबली के अंदर अदम एतमाद कामयाब नहीं। हाँ, ये हुआ कि उस हुकूमत को बावजूद ताकत से आउट किया गया। बेनजीर गवर्नमेंट को किया गया, उसके बाद नवाज शरीफ आए, नवाज शरीफ को आउट किया गया, नवाज शरीफ के बाद फिर बेनजीर आई, उनको आउट किया गया, उसके बाद फिर नवाज शरीफ आए और नवाज शरीफ को आउट किया गया। 10 साल वो एक्साइल में रहे और उसके बाद इन सियासतदानों ने लंदन में बैठ के मिसाके जमहूरियत कर लिया कि हम इकट्ठे मिलके हुकूमत ही करनी है ना, बारियां लगा लेते हैं, लगाई, लेकिन वो भी आपस में उनकी उस राय के मैं कहते कि ठहर नहीं सके कि वो उनका कंफर्टेबली वो नहीं मैनेज कर सके। सो अभी भी जो कुछ हो रहा है वो पावर के लिए हो रहा है, और पावर के पीछे हमेशा कोई ना कोई, आम आदमी का नहीं, किसी ना किसी का इंटरेस्ट हुआ करता है। बातें सारी सामने आ रही हैं कि इंटरेस्ट किसका है, एक्सटर्नल है, इंटरनल है या क्या है, लेकिन इंटरेस्ट है। ठीक है यासिर शेख साहब, अब बात का आगाज हुआ लीडर से। लीडर कैसा होना चाहिए, लीडर कैसा होता है, और अभी बात हो रही थी लीड करना और रूल करना। आप क्या समझते हैं कि इन दोनों बातों में क्या फर्क है? देखिए माजिबीन, दो बुनियादी नुकात के ऊपर बड़ी तफसील से शौकत साहब ने बात की। अदम एतमाद को अगर हम डिस्कस कर ले, देखिए एक अदम एतमाद वो है जो पार्लियामेंट में पेश हुआ, तो जिसमें जो अरकान पार्लियामेंट अपना आईनी एक वे अडॉप्ट करके करेंगे, कामयाब हो नाकाम हो ये एक अलग डिबेट है, बट एट द करंट मोमेंट खास नोयत का झटका जो है वो गवर्नमेंट को लगा है, जिसने गवर्नमेंट के चारों मतलब ऐसे समझें कि तमाम तर मामलात के अंदर उस गवर्नमेंट को मतलब बुरी तरीके से हिला दिया। एक अदम एतमाद है जो पब्लिक आपकी सर्विसेज, जो आप कमिटमेंट्स आप करके आते हैं, जो वादे वईद आपने अपने इलेक्शन मैनिफेस्टो में किए होते हैं, जो हाई होप्स आपने अपनी पब्लिक को दी हुई होती हैं, वहां सफर करता है। मैं ये समझता हूं कि वो वाली अदम एतमाद जो कि अरकान असेंबली के फोरम पे होनी है वो पास होगी नहीं होगी, उसके लिए थोड़ा सा वक्त का इंतजार करना पड़ेगा। बात नज़र में चीज़ें बज़ाहिर लग रही हैं, क्योंकि एज अ जर्नलिस्ट हम बहुत सारे लोगों से, जाहिर बात है खबर की तलाश ही हमारा रोज़गार है और पैशन भी कह लीजिए तो कोई बेजाना होगा। मेरी इस रीजन में, हम अगर साउथ पंजाब की बात करें, मेरी बहुत से अरकान असेंबली से बात हुई जो कि इस वक्त गवर्नमेंट के पॉकेट्स में है या अलाइज हैं। आने वाले वक्त का फिर अल्लाह को पता या उन लोगों को पता जिन्होंने अपने इस हक का इस्तेमाल करना है।
मुझे लगता है कि वो रेत निकल चुकी गवर्नमेंट के पांव से, जो उनकी फीलिंग्स को मैं, जाहिर बात है कि कुछ चीज़ें अमानत के तौर पर आपसे डिस्कस होती हैं, ऑफ द रिकॉर्ड होती हैं, तो उनको डिस्कस किए बगैर बता रहा हूँ। तो मुझे इसमें कोई ऐसा मिरेकल होता नज़र नहीं आ रहा कि कोई बहुत आसानी से गवर्नमेंट इसको अदम एतमाद को लपेट देगी। और फिर 3 वो सियासी गुरु घंटाल हम जिन्हें कह लें, उन्होंने ये जो इतना बड़ा स्टेप इनिशिएटिव लिया है, जिसको तहरीक अदम एतमाद और चश्मे फलक ने देखा कि जो आग और पानी का मिलाप कल प्रेस टॉक्स के जरिए हुआ कि जिसमें जरदारी साहब, मौलाना फजलुर रहमान साहब और शहबाज शरीफ साहब, ये कोई मतलब इनके मैनिफेस्टोज डिफरेंट, इनकी आइडियोलॉजीज डिफरेंट, इनके सोचने और इनका जो तर्ज हुक्मरानी है वो डिफरेंट है, ये एक फोरम पे आए, तो ये एक नॉर्मल सिचुएशन नहीं है जी। और इसके लिए क्या सुबकी इनको सामना करना पड़ सकती है अदम एतमाद की नाकामी की सूरत में, वो अलग डिबेट है। तो मेरा ख्याल है कुछ सोच समझ के क्या होगा। नंबर्स की अगर बात कर लें तो जो मेरी से बात होने के बाद मुझे लग रहा है कि कुछ मामला गड़बड़ की तरफ जा रहे हैं, लेकिन जिस अदम एतमाद को जो ट्रस्ट लूज किया खान साहब की गवर्नमेंट ने, उसका अगर आप मुझे इजाजत दें तो मैं एक तकाबली जायजा आपके सामने जरूर पेश करना चाहूंगा कि सबसे बड़ा जो है, जो आज एक आम पाकिस्तानी को, एक कॉमन क्लास के आदमी को सफर किया, वो पाकिस्तान के आलमी रैंकिंग में 4थे नंबर की पोजीशन ने कर दिया। आप ये देखिए कि जो 1 लाख रुपए कमा रहा है वो भी मतलब मफलूकुल हाल है, परेशान है, और जो एक आम आदमी था उसकी तो जिंदगी की बात ना कीजिए। जो मैनेजरियल, अब इसको अगर मतलब है कि हम क्रॉस टॉक करके कह देंगे नहीं जी ये तो आलमी ग्लोबल इफेक्ट है जी और ये हुआ, तो मुझे आज एज ए सिटीजन याद नहीं, ग्रॉसरी आप भी करती होंगी, शौकत साहब भी ग्रॉसरी करते हैं, कभी मुझे इन 3 सालों में स्पेसिफिकली बात कर रहा हूँ कि मुझे कभी याद नहीं कि मैंने घर की ग्रॉसरी एक रेट पे आज अगर की है, अगर हफ्ते के बाद मुझे दोबारा जाना पड़ा, मुझे उस रेट पे मिली है। ये मतलब चेक एंड बैलेंस का, बैड गवर्नेंस की इससे बड़ी दलील कोई नहीं हो सकती कि आपका चेक एंड बैलेंस का मैकेनिज्म नहीं है, आपकी डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन वो काम नहीं कर रही। अब दूसरी बात आप ले लीजिए कि मैंने बात की कि पाकिस्तान 140 मुल्कों की फहरिस्त में आलमी रैंकिंग में 4था सबसे महंगा तरीन मुल्क है। इसके बाद अगर आप तकाबली जायजा लीजिए कि गंदम आपकी जनाब, आप कई दहाइयों तक दुनिया को गंदम देते थे, इस वक्त भी आपने क्लेम किया और इस वक्त भी आपका मानना यह है कि पाकिस्तान की 2021 के अंदर जो गंदम की पैदावार हुई है वो बम्पर हुई है, तारीखी हुई है। उसके बावजूद आप देख रहे हैं कि चीजें आपके हाथ से निकल गई, आप बाहर से मंगवा रहे हैं। तारीखी गंदम की पैदावार मीन्स के स्मगलिंग को नहीं रोक सके, मिसमैनेजमेंट है, यहां भी हम कहेंगे कि बैड गवर्नेंस का आपको सामना करना पड़ा। आपकी जात से जुड़ी एक चीज है, आलमी जो अदालत इंसाफ की जो रैंकिंग डेवलप करती है, वो कहती है कि आप 10 उन बदतरीन ममालिक में शामिल हैं जहां के निजाम इंसाफ जो है वो इंतहाई गिरा हुआ, इंतहाई फरसूदा हाल है। अब इसका बज़ाहिर ताल्लुक अगर देखा जाए कि आपकी अदलिया काम नहीं कर रही, मैं मानने को तैयार हूं अदलिया काम नहीं कर रही, लेकिन अदलिया की बात एक कानून के तालिब इल्म की हैसियत से मैं बताऊंगा आपको कि आपको पैरेलल ये भी सोचना होगा कि प्रोसिक्यूशन अगर कोऑर्डिनेशन के अंदर अदलिया के साथ नहीं होगी, जज की टेबल के ऊपर अगर आप प्रोसिक्यूशन का सिस्टम पूरी तरीके से प्रोएक्टिवली परफॉर्म करके चीजों को पिच नहीं करेंगे तो आपके फैसले कभी मेरिट पे नहीं आएंगे। वो प्रोसिक्यूशन का सिस्टम मेंटेन करना, वो अगेन फिर ये गवर्नमेंट का एक प्रोग्रेटिव है और वहां फिर बैड गवर्नेंस आपके सामने आती है। इसी तरीके से अगर हम बात करते चलें, मतलब है कि जैसे चेक एंड बैलेंस की हमने बात की, कारखानादार से लेके एक आम दुकानदार तक उसकी मोनोपोली है। 2 गालियां इमरान खान को देख के उसने जब भी चीजें बढ़ा देनी है, लेकिन किसी किस्म का कोई मॉनिटरिंग का निजाम देखे ना कहीं भी नहीं है। अच्छा, इसके बाद अगर आप बात कर लें कि पासपोर्ट की रैंकिंग, हमने एक दावा किया था, हमने सुना था, मतलब है कि मैं जाती तौर पे शाहिद हूं, ऐसे भी नून लीगी और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के वर्कर्स का, और वो इवन के वो जो इलेक्शन हार भी गए थे वो कहते थे कि यार हमें हारने का दुख इसलिए नहीं है कि वी हैव वेरी हाई होप्स विद खान साहब, हम समझते हैं कि पाकिस्तान को एक बेहतर डगर पे डाला जाएगा। खान साहब का था कि पूरी दुनिया के अंदर आपकी इज्जत कराएंगे, तो आज पासपोर्ट रैंकिंग के अंदर पाकिस्तान दुनिया के कमजोर तरीन पासपोर्ट में 4थे नंबर पे। तो ये वो सारी अलार्मिंग सिचुएशंस है जिसका बराह रास्त ताल्लुक आपकी गवर्नेंस से है, बराह रास्त ताल्लुक उन दावों से है जिनका आपने देखा। खाद के उसमें आप एक सैकड़ों शोज आप कर चुकी होंगी इस मामले में, आपकी रुई की स्क्रीन पे हम हर रोज ये देखते रहे कि किस तरीके से काश्तकार दरबदर होता रहा, खाद नहीं, आपकी गवर्नेंस फेल हो गई। यानी हमारी सोसाइटी के, हमारे माशरे के इतने इंपॉर्टेंट फैक्टर को, इतने इंपॉर्टेंट हिस्से को इग्नोर किया जाता रहा इतने लंबे अरसे तक जी। उनके इश्यूज को हाईलाइट ही नहीं किया गया। तो यहाँ से हम अंदाजा लगा सकते हैं कि क्या इंपॉर्टेंस दे रहे हैं हम। ठीक है शौकत साहब, आप क्या समझते हैं कि
प्राइम मिनिस्टर इमरान खान साहब का विजन था या वो भी नहीं था, या किसी किस्म की मिसमैनेजमेंट है? विजन था कहाँ? बहुत सारे मेजॉरिटी अभी भी ट्विटर अगर हम एक दफा खोलें, आई स्टैंड विद इमरान खान, हाँ, ये बात अब आपने की ना, ये पहले तो अब देखें सोशल मीडिया पे अपना मैं भी बना सकता हूँ, आप भी बना सकती हैं, आप अपने आप को ब्रांड कर सकती हैं कि मैं महजबी हूँ और मैं जो ना पाकिस्तान की क्या पूरे सेंट्रल एशिया की जो है ना मैं सबसे अच्छी होस्ट हूँ। यू कैन, फॉलोअर्स भी आ जाएंगे, सारा कुछ आ जाएंगे। तो वो जो ट्विटर पे बनता है और उस पे बनता है वो मैं उसका नाम नहीं लेना चाहता, वो हमारी उनके भी काफी सारे लोग, ये तो बिलियंस में है ना, तो वो उनके मेरे ख्याल में बिलियंस में होंगे जो और वहां रहते हैं। तो अगर हम प्रैक्टिकली बात करें तो अभी भी यूथ का एक मैं समझती हूँ बड़ा सेगमेंट है। यूथ की बात देखें, उसने एक्टिवेट किया, ऐसे ही हुआ था पहले भी। मैंने आपसे पहले वही बात की, फिर मैं वही एक फिक्रा दोहराना चाहता हूं कि ये सियासतदान है, लीडर नहीं है। इन्होंने एक्टिवेट किया, मैं इन्हीं की बात पे फोकस करता हूं, यूथ को, और उनको कहा कि हम लोग आपके लिए तब्दीली लाएंगे, जो मैनिफेस्टो इन्होंने दिया। आप मुझे ये बताएं कि इस कमोबेश 4 साल के अरसे में क्या तहरीक-ए-इंसाफ जो है अपनी किसी मैनिफेस्टो के एक सत्र पे भी अमल कर सकी? क्या नहीं आया ना नजर, कोई चीज नजर नहीं आई। सो यूथ को एक्टिवेट इसलिए हुए कि जो पहले वाले हुक्मरान जो थे वो भी कोई फरिश्ता नहीं थे, लोग उनसे तंग थे। जो लोग तंग, लोग मैं उनकी बात नहीं कर रहा जो सियासतदान है जो उछल के उनके साथ जाके बैठ गए। ठीक है, लीडरशिप की कमी है। हमारे साथ एक कॉलर मौजूद है नामुल्ला चौहान साहब रहीमिया खान से। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? वालेकुम सलाम बाजी, मैं सवाल करना चाहता हूँ। मैं किसान हूँ, का छोटा किसान हूँ। जब खाद DAP की जरूरत थी तो खाद हमें नहीं मिल रही थी, 10,000 में खरीदी गई गंदम के लिए। जब यूरिया की बारी आई तो यूरिया का दौरान हो गया, लहरों में लगना पड़ गया। 10 एकड़ गंदम के लिए खाद लेने गए थे तो 1 बोरी मिलती थी और हमें ब्लैक में 2800 रुपये में वो खाद मिली है। ट्यूबवेल के दवाई जो ट्यूबवेल है उसके बिल जो हमने 2 महीने में चलाई नहीं है उसके 70-80 हजार आ रहे हैं। ये कैसी तब्दीली आई है? तो किसान तो पिस रहा है, किसान तो परेशान है, उसका मुश्किल हाल है। बिल्कुल ठीक। हम बिल्कुल इत्तेफाक करते हैं आपके पॉइंट से, आपके इस मसले से और इस सिचुएशन से। बात करेंगे इस हवाले से, बिल्कुल बात करेंगे, लेकिन एक छोटे से ब्रेक के बाद कहीं मत जाइएगा, हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक, आप देख रहे हैं रोही एट 10। ब्रेक के बाद हम आ चुके हैं वापस एक दफा फिर से प्रोग्राम में, और इस प्रोग्राम के इस हिस्से में, सेगमेंट में आपको खुशामदीद कहते हैं। हमारे साथ मौजूद हैं सीनियर तज्जियाकार शौकत इशफाक साहब और यासिर शेख साहब। बात हो रही थी विजन की, क्या विजन की कमी थी, विजन की कमी है, या पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी या मिसमैनेजमेंट एक इशू है? इस पर बात करेंगे, लेकिन टू द पॉइंट अगर हम बात करें तो अपने खिते की बात करते हैं, जनूबी पंजाब के हवाले से बात करते हैं। हमारी करंट पॉलिटिकल सिचुएशन में आप क्या समझते हैं कि जनूबी पंजाब का कितना किरदार है, कितनी इंपॉर्टेंस है? मुल्तान जो है काफी मजबूत है, डिसाइसिव रोल प्ले करने में। इनके देखें, एक बात तो मैं आपको बताऊं कि ये अब कोई हमारा वो कहते हैं कि ये जनूबी पंजाब वालों की ना एक डिस्टिंक्शन थी, वो खत्म हो गई। वैसे अब तो सारे कराची वाले भी बिक जाते हैं, पिशावर वाले भी बिक जाते हैं, बलोचिस्तान वाले भी बिक जाते हैं, लाहौर वाले भी बिक जाते हैं, पिंडी वाले भी बिक जाते हैं, और बिके हैं, ऐसा नहीं है कि नहीं है। बस हमारा थोड़ा मामला ये है कि हम जरा थोड़ा सस्ते में बिक जाते हैं। तो वो जाहिर है कि यहाँ जो लोग हैं, जिससे पहले 2018 के जो इलेक्शंस हुए थे और उसमें जो जनूबी पंजाब सूबा बनाओ महाज बना था, और उन्होंने फिर इस शर्त पे वोट लेके और पूरा अपना जोर जो है, अपना पूरा जो है वो डाल दिया उसमें तहरीक-ए-इंसाफ में, तो और वो भी ना हो सका। सो अभी ये कोई नई चीज ले आएंगे, अभी आया तो नहीं वैसे यासिर साहब, नया मंजन अभी नहीं आया, अभी नया मंजन ठीक कहा इन्होंने, मैंने जरा थोड़ा उसको एहतरामन कह दिया कि वो बहरहाल अभी वो आया नहीं कोई उनका स्लोगन या वो उन्होंने बताया नहीं, लेकिन बहरहाल वो कर लेंगे, क्योंकि एक तो गवर्नमेंट ने एक जो है ना उस पर किया है कि जी हम बनाते हैं जनूबी पंजाब को। लेकिन मैं आपसे एक अर्ज करूं,
इन्हीं की हुकूमत में इन्होंने अक्सरियत के साथ कई जो हैं बिल्स पास किए हैं। ये तो मालूम है ना सबको। अब एक बिल पास होना है जो सिर्फ जनूबी पंजाब का सूबा नहीं बनाएगा, वो सिर्फ ये अमेंडमेंट करेगा। ये झूठ बोल रहे हैं, ये कानूनी तौर पे भी और आईनी तौर पे भी गलत बयानी कर रहे हैं कि जी हम बिल ऐसे कैसे जाएगा। आप जो आपका कॉन्स्टिट्यूशन है उसकी शिक नंबर 1 है जिसमें आपने अमेंडमेंट करनी है कि पाकिस्तान जो इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान है उसकी 4 इकाइयां होंगी और उसके साथ आगे फिर जुज़ हैं, ठीक है ना। आपने उसको पहले करना है कि पाकिस्तान की इकाइयां जो हैं बावक्ते ज़रूरत बढ़ सकती हैं। ये हमारे हमसाया मुल्क में जब वो भी 47 में आज़ाद हुए थे, हम भी 47, तो उन्होंने 1953 या 51 से 53 के दरमियान जो है उन्होंने ये लेजिस्लेशन कर लिया था। उन्होंने एक सुप्रीम कोर्ट के रिटायर्ड चीफ जस्टिस पे एक कमेटी बनाई और आइन को उन्होंने रिव्यू किया। रिव्यू करके उन्होंने इसमें डाल दिया कि बावक्ते ज़रूरत हम अपने मुल्क के अंदर किसी भी उसके ऊपर हम सूबे मजीद बना सकते हैं। तो आपने तो बांध के रखा हुआ है और फिर लोगों को कह रहे हैं हम सूबा बनाएंगे। कैसे बनाएंगे? आइन की खिलाफ वर्जी करेंगे या क्या करेंगे? ये किस तरह उसको डालेंगे पहले तो ये बताएं ना। कोई बताए, इमरान खान बता दे, नवाज शरीफ बता दे, जरदारी बता दे, कोई बता दे। ये नए जो अभी लीडर पैदा किए वो बता दे। इनको पता ही नहीं, उनको पीछे से जो बोलते हैं वो आगे बोल देते हैं। ये सब झूठ बोल रहे हैं मेरे हिसाब में। मुझे नहीं पता कि कोई बंदा अगर और कोई कहे कि जी वो सच बोल रहे हैं, ऐसा नहीं है, पॉसिबल ही नहीं है। ठीक है यासिर शेख साहब, मुल्तान की एक बड़ी आम शख्सियत मंजर आम से गायब है और सिंध हुकूक मार्च की बात करें तो वहां पर बड़ा एक्टिवली काम हो रहा है। इस सिचुएशन को आप कैसे देख रहे हैं? मैं उनके मुस्तकबिल को लेके ना मैं जाती तौर पर परेशान हूँ। मैं उनकी शख्सियत से बड़ा मुतासिर हूँ। उनकी खूबसूरती, उनके कद्दो-कामत, उनका अंदाज़ गुफ्तगू, उनका अंदाज़ तकल्लुम, उनकी उर्दू कमाल। उनको अफसोस मुझे जिस बात पे हो रहा है कि उनको बहुत उनका जिसका कोई पॉलिटिकल बैकग्राउंड नहीं है। सलमान नईम की बात कर रहा हूँ मैं जी। सलमान नईम उनको उनके हल्के में टफ टाइम देने के लिए जा रहा है, ये मैं प्रिडिक्ट कर रहा हूँ आपको। तो सलमान नईम से पहले शिकस्त खा चुकी वो शख्सियत। ये हालांकि सलमान आप बता दें मखदूम शाह महमूद शाह महमूद कुरैशी साहब, बता दें। मैं उनका नाम ना लूं और लोग खुद भी पहचान वो अपनी जो उनकी बहार की जैसी शख्सियत है। तो ये कलमिया है कि इतना बड़ा पोस्टर, इतना बड़ा बैकग्राउंड, इतनी बड़ी गंदी के साथ आप एक ऐसे बच्चे से शिकस्त भी खा गए और आने वाले हालात के अंदर टफ टाइम भी होगा। तो यू मस्ट हैव टू रिव्यू कि कहाँ मतलब प्रॉब्लम्स आ रहे हैं। अच्छा, और जब बात आप पहले सवाल की कर रहे थे, मैं उसके हवाले से मैं बता दूं आपको। जनूबी पंजाब ने 2018 में भी बड़ा वाइटल रोल प्ले किया इस गवर्नमेंट के। अगर आप आदाद शुमार जिन नंबर्स पे वो ठहरी है, वो सारे के सारे सूबा पंजाब के महाज के नाम पे जो मतलब है कि फैब्रिकेशंस फैलाई गई, जो झूठ मतलब है कि वो हम पहले दिन से कहते थे, इशफाक साहब वगैरह हम बैठ के कहते थे मतलब पॉसिबल ही नहीं है मतलब, लेकिन वो पागल बनाया गया बहुत अच्छे तरीके से, शानदार तरीके से। नया मंजन का, नए ब्रांड का इंतजार है कि वो अब नया मंजन क्या होगा जिसमें फिर अगेन मतलब है कि 6.5 करोड़ जनूबी पंजाब के अवाम को पागल बनाया जाएगा। एनीवे, इस वक्त भी डिसाइसिव रोल प्ले करेगी जनूबी पंजाब और कर रही है गवर्नमेंट की तब्दीली में। यकीन मानिए कि अगर कोई हाथ हो सकता है, कोई अगर हाथ हो सकता है तो जनूबी पंजाब के का ही हाथ है। तो ये है। और मतलब अच्छा, फिर इतने पहले से पसमानदा, पहले से ज़बूहाल, परेशान हाल ऐसे खित्ते के साथ ऐसे ऐसे घिनौने मजाक आपने किए। करप्शन की अगर बात कर लें तो करप्शन का पहले मैं ग्लोबल इंडेक्स बता दूं आपको कि पाकिस्तान 2018 में जब आप हुकूमत संभालते हैं इस बुनियाद के ऊपर कि आप पाकिस्तान में से करप्शन का 90 दिन में खात्मा कर देंगे, तो चश्मे फलक दिखा रही है आपको कि आप 117वीं पोजीशन से 140वें पे सफर कर जाते हैं। बड़ी तरह मतलब है कि आपने कि दुनिया के अंदर तो करप्शन डिक्रीज होनी है और आपके मतलब दौर में, और जबकि आपका मैनिफेस्टो ये था और करप्शन का इतना हाई रेट। एक नॉर्मल आम आदमी की जिंदगी के अंदर करप्शन का जो नासूर है वो इस कदर बेदर्दी के साथ दाखिल किया गया। मैं बहुत जाती तौर पे इस खत्ते से बरस से इक़्तिदार, बल्कि अगर कहूँ कि आला तरीन ऐवान में बैठे लोगों के दाएं बाएं लोगों के लाइफ स्टाइल को देख लूँ तो मैं हैरान हूँ कि पहले तो अगर आप उनके साथ खड़े होते तो डेफिनेटली मतलब है कि मैं उनकी तहकीर नहीं कर रहा हूँ, मैं उनका मतलब सोशल जो फाइनेंशियल स्टेटस है उन पर बात कर रहा हूँ कि यकीन मानिए आपका दिल करता था कि कोई जेब से कुछ अगर पैसे हैं तो इनको आज देते जाएं। आज सूरत हाल यह है कि उनकी लक्सिस नहीं बंद होती, उनकी प्राडोज की एसी बंद नहीं होती, 6-6 घंटे बैठे।
तो खुदा का खौफ किया जाए। मतलब है कि किस तरीके से मतलब है कि आम आदमी की, और करप्शन एक वाहिद चीज़ है जिसका बराह रास्त असर मस्जिद में बैठे मुअज्जिन की ज़िंदगी पे भी उतना ही हो रहा है जितना कि महाजबीन के प्रोग्राम के शो करने के ऊपर हो रहा है। वो सारा इफेक्ट करता है। तो क्या वो आम आदमी की ज़िंदगी कैसे बदली? तो ये एक बड़ी मायूस कुन सिचुएशन रही। मैं तो ये समझता हूँ कि मतलब इसमें रिव्यू करने की ज़रूरत है। अगर खान साहब, तहरीक इंसाफ की हुकूमत इस वार से जो कारी ज़र्ब के तौर पे, मतलब अभी तक इनको हमें लग रहा है कि बहुत बड़ा कारा वार जो है वो साबित होने वाला है तहरीक अदम-ए-एतमाद का, अगर किस्मत यावरी करे, अल्लाह मेहरबानी फरमाए और आप बच जाएं, तो खुदा के लिए रहम कीजिए। सिचुएशन को दोबारा से यकीन करें कि यहां यू टर्न लेने की जरूरत है। हाँ, एग्जैक्टली। सही मायने में अब यू टर्न लेना पड़ेगा इनको, खान साहब को, कि जो कुछ होता आया है पौने 4 साल की इनकी तर्ज हुक्मरानी ने, जितनी बदतरीन बैड गवर्नेंस की मिसालें रकम की हैं, पाकिस्तान की 74 साल में कोई तारीख नहीं मिलती। खुद इन्हीं के अरकान असम्बली जिनसे हमारा ज़ाती ताल्लुक, वास्ता, दोस्ती, न्याजबंदी, भाईबंदी है, वो यकीन मानिए कि जब वो कहते हैं कि शेख साहब जब कॉल आपकी आती है ना तो हमें डर लग रहा होता है कि काम ना बता दें। अगर काम बता दिया तो शर्मिंदगी होगी कि काम हमसे हो नहीं सकेगा। मतलब है कि आम आदमी तक तो है नहीं, वो जिन लोगों ने काम करने हैं उनके अपने रेट हैं, उन रेट्स के तहत जो है काम लोगों के। ठीक है शौकत साहब, आपसे भी मेरा यही सवाल होगा कि शाह महमूद कुरैशी साहब, चले मुल्तान की अगर हम बात नहीं करते, इस्लामाबाद की बात कर लेते हैं, हब की बात कर लेते हैं, तो कोई किरदार उनका वाज़ेह तौर पर नजर नहीं आ रहा। क्या वजह है, क्या सिचुएशन है? आपका सवाल मैं थोड़ा परसीव नहीं किया, किसके हवाले से? मैं करंट पॉलिटिकल सिचुएशन के हवाले से बात कर रही हूं कि शाह महमूद कुरैशी साहब का इस पूरे सिनेरियो में कोई किरदार नजर नहीं आ रहा, जहां पर अवामी मार्च नहीं किया उन्होंने किया ऐसा कि देखें, उन्होंने काउंटर अटैक किया बिल्कुल उस पे, अपोजिशन पे, और स्पेशली पीपल्स पार्टी पे, क्योंकि पीपल्स पार्टी की सिंध में गवर्नमेंट है और पिछले कई सालों से है, ये भी आपके इल्म में 2008 से बिल्कुल उनकी हुकूमत है, और मेरे ख्याल में 2008 से है तो कितने साल हो गए? 12 साल से ज्यादा ही हो गए, ठीक है ना। तो वो उन्होंने वहाँ, जाहिर है वहाँ 100% तो कोई भी पीपल्स पार्टी के साथ नहीं है, कुछ साथ होंगे, कुछ मुखालिफ। जो उनकी मुखालिफ लॉबी थी उसको एक्टिवेट किया उन्होंने जाके सिंध हुकूमत के खिलाफ, और खसूसन पीपल्स पार्टी के खिलाफ, क्योंकि एक हमारा मसला जो है वो कॉमन है, वो है गुर्बत, और फिर आपके पास जो है जाहिर है जहां गुर्बत होगी तो वहां सहूलतों का फुकदान होगा। ये सिर्फ सिंध में भी नहीं, सिंध में तो मिजरेबल है, जनूबी पंजाब में भी मिजरेबल है, लेकिन हम बात करते हैं ना जब ये अपर पंजाब की या ये सेंट्रल पंजाब की, आप सोच नहीं सकती कि वहां के देहात और वहां का जो आम शहरी है वो कितना मिजरेबल है। ठीक है, हमारे साथ कॉलर है नदीम बुरेवाला से। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? वालेकुम अस्सलाम, ठीक है, अल्लाह का शुक्र, आप सुनाएं? मैं बिल्कुल ठीक। क्या कहना चाहेंगे, कुछ पूछना चाहेंगे? जी, मेरा सवाल ये है कि वज़ीर आज़म ने मेलसी में जो तकरीर करके कहा है कि हम सूबा बनाएंगे, करारदाद कौमी असम्बली में पेश करेंगे, इन्होंने तो 90 दिन में करारदाद पेश करनी थी, तो क्या ये एक बार फिर है कि ड्रामा कर रहे हैं आवाम पंजाब और जनूबी पंजाब वालों के साथ? ठीक है, आपके इस सवाल पर जरूर बात करेंगे, क्यों नहीं करेंगे, लेकिन हम यहाँ पर लेंगे एक छोटा सा ब्रेक। आप सब देखने वाले कहीं मत जाइएगा, हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक, आप देख रहे हैं रोही एट 10। अपनी डिस्कशन को कंटिन्यू करते हैं और बात हो रही थी कॉल पर हमें कहा गया और ये पॉइंट पेश किया गया कि वजीर आजम साहब ने मेलसी में जो बात की सुबह जनूबी पंजाब के हवाले से। यासिर शेख साहब, आप क्या कहेंगे? अवाम तो क्लियर बोल रही है कि क्या ये भी ड्रामा है? अवामी जज्बात का भरपूर तरीके से एहसास है, उम्मीद पे दुनिया कायम है, मतलब हम उम्मीद करते हैं कि कुछ चीज़ें बेहतरी की तरफ जाएंगी, लेकिन अगर कानून, आइन, पाकिस्तान का जो मुरव्विजा पार्लिमानी निज़ाम है उसमें महज एक लॉलीपॉप है। अच्छा, प्रॉब्लम क्या है? इन्हीं तीनों चारों जमातों ने जो पार्लियामेंट के फ्लोर के ऊपर हैं, ये अगर इनके अंदर इखलास पैदा हो जाए ना, कम अज़ कम इस इनिशिएटिव के ऊपर कि यार ये वाक़तन एक ऐसा जेन्युइन प्रॉब्लम है जिससे 6.5 करोड़ कमोबेश लोगों की ज़िंदगियों का मामला, उनके मुस्तकबिल के मामला हैं, उनकी ज़िंदगियों में आसूदगियाँ पैदा करने वाली बात है कि आप उनको एक यूनिट दे दें, आप उनका एक हक बनता है कि उनको उनका दे दें। अब बहुत सारी चीज़ें आप वैसे ही दे रहे हैं उनको, NFC अवार्ड में से हिस्सा भी दे रहे हैं, 32% CM पंजाब साहब ने अनाउंस किया कि मुलाजमतों में से कोटा भी दे रहे हैं। तो खुदा के लिए इस मामले पे अगर आप सियासी
सफबंदी कुछ इस निज़ाम से कर ली कि जिसमें इखलास थोड़ा सा पैदा करने की ज़रूरत है, जहां सिर्फ ये चाहते हैं कि मतलब है कि नून लीग अपनी जगह पे चाहती है कि जी ये जो तुर्रा इम्तियाज है ये हमारे सर पे आए, ये हम किसी को कैप्चर ना करने दें, इस पर पोलिटिकल स्कोरिंग। पीपल्स पार्टी भी यही करती रही और तहरीक इंसाफ शायद इनसे 2 कदम आगे जाके करना चाह रही है। वरना इस वक्त दे आर द रूलिंग पार्टी, अगर वो अपने ज़र्फ को बड़ेपन में अगर ढाल लें और इन सारी पार्टियों को कहें कि जी आइए हम बैठ के यूनानिमसली एक ऐसी करारदाद डिजाइन कर लें, एक ऐसा आईनी ढांचा डिजाइन कर लें, अगर कोई तरमीम करनी पड़ी, जैसे शौकत साहब ने कहा कि इन्होंने बिल्डोज करके जो चाहा 1 घंटे में कानून कर दिए कि एक वक्त के अंदर एक सेशन में 127 बिल आपने पास कर दी हैं। अगर थोड़ा सा इखलास पैदा कर लें तो यकीन मानिए कोई मतलब है कि जाहिर बात है इसी दुनिया के अंदर ही बैठ के डिविजन्स होती हैं। ठीक है, अपनी बात को जारी रखेंगे। अब्दुल रऊफ साहब हमारे साथ मौजूद हैं बहावल नगर से। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? कोई बात नहीं, आप दोबारा भी कॉल कर सकते हैं, प्लीज कंटिन्यू करें। तो इसमें सिर्फ ये था कि अगर ये इखलास पैदा कर लें तो यकीन मानिए कि मुश्किल नहीं है। इखलास आएगा कहाँ से, उससे मैं भी दुआ करता हूँ, आप भी दुआ कीजिए कि अल्लाह ताला शाबान के मुबारक महीने में इखलास की दौलत से मालामाल कर, अदरवाइज मुश्किल नहीं। ठीक है शौकत साहब, पेट्रोल की कीमतों के हवाले से बात करते हैं, पेट्रोलियम मसनूआत की बात करते हैं। जब भी हमने ये कंप्लेन की, शिकायत की कि पेट्रोल या पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफा क्यों हुआ, तो हुकूमत की जानिब से ये रिस्पॉन्स आया क्योंकि आलमी सतह पर महंगाई हो गई है। तो अब जब पेट्रोल का जो रेट है वो कम किया गया, 10 रुपए कम कर दिया गया, तो अब आलमी सतह पर तो ज्यादा हो रहा है। तो अब ये क्या कॉन्फ्लिक्ट है? ये तो कॉन्फ्लिक्ट नहीं है, ये वही सियासत है। ये भी सियासत है। सियासत है ना कि आपने जो आम आदमी है, जो उसका दबाव है टूवर्ड्स गवर्नमेंट के, उसके ऊपर जो उनकी चीखो पुकार है उसको कम करने के लिए। लेकिन मैं आपको एक बात बता दूं कि ये आपकी बात दुरुस्त है कि इस वक्त यूक्रेन और रशियन फेडरेशन के दरमियान जो चल रही है उसमें यह है कि यूरोपियन यूनियन और अमेरिका जो है ये उनके ऊपर सैंक्शन लगा रहा है रशिया पे। तो रूस जो है उसने कहा जी आप लगा लें, क्योंकि दुनिया का जो ऑयल मार्केट है उसमें 25% शेयर जो है वो रशियन ऑयल का है और 40% शेयर गैस का जो है ना वो यूरोप के अंदर उसमें रशिया का है। तो उसने कहा जी आप कर लें, फिर जो क्रूड ऑयल है वो $300 पे हो जाएगा। ये अगर सप्लाई बंद कर दें तो जाहिर है डिमांड तो ज़्यादा है ना, और वो उतनी प्रोडक्शन हो नहीं रही तो वो तो बढ़ेगा। इस हिसाब से तो आप देखें ना कि पाकिस्तान में जो चीज़ें बढ़ रही हैं वो दुरुस्त हैं, इसमें कोई शक व शुबा नहीं। लेकिन एक चीज़ पे है कि जो हमारे लोकल चीज़ प्रोड्यूस होती है वो क्यों बढ़ रही है, उसके ऊपर चेक एंड बैलेंस नहीं है। हर चीज़ के आज आप जैसा अभी यासिर भाई ने भी कहा कि आज आप कोई चीज लेने जाए ना तो 2 दिन बाद में तो 10 रुपए 20 रुपए फी चीज बढ़ी हुई है। प्राइस मैनेजमेंट का कोई कॉन्सेप्ट ही नहीं है, खत्म हो गया। बाकी रही बात जिसकी मैंने आपको की कि वो जो यूक्रेन और रशिया की जंग है और अमेरिका उसके खिलाफ है, और उसका असर भी पाकिस्तान में है बहुत सारा, वो सियासत में भी है, वो बस मेरे ख्याल में सियासत में ही है, यहां तक आप रख लें। तो महंगाई जो है ये एक आलमी मसला इस वक्त इस तरह हुआ कि कोविड की वजह से पूरी दुनिया में सप्लाई चेन जो है वो मुतासर हुई। आज भी पूरी दुनिया में, यूरोप में देखें, यूरोप में हमसे बहुत खतरनाक हालात है, वहां भी सप्लाई चेन बहाल, लेकिन वहां की गवर्नमेंट्स जो है ना उन्होंने एक पूरा सिस्टम बना के रखा हुआ है कि इस सिस्टम से बाहर कोई नहीं जा सकता। ठीक है, एक और कॉलर है हमारे साथ, सज्जाद साहब लोधरा से। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? कॉल ड्रॉप होती जा रही है, कोई बात नहीं, आप दोबारा भी कॉल कर सकते हैं, प्लीज जारी रखिए। वहां एक सिस्टम बना हुआ है, वह सिस्टम ये है कि अगर कोई चीज इंक्रीज होती है तो गवर्नमेंट उसको सब्सिडाइज कर देती है बगैर बताए। ये नहीं है कि जलसे में जाके आप खड़े हो जाए कि जी मैं सब्सिडी नहीं, सब्सिडाइज करती है और फिर वो सब्सिडी का सम्राट जो है वो एंड यूजर तक जाते हैं जिसको वो मॉनिटर करते हैं, क्योंकि उन्होंने पूरा सिस्टम उसके ऊपर लगाया होता है। यहां हमने 1200 अरब रुपए दिए और सुप्रीम कोर्ट में हमने जवाब दे दिया कि जी 25 लाख रुपए फी कोविड के मरीज के जो है हमने खर्च किए हैं। अब आप अंदाजा लगा लें हम हमारी और उनकी उसमें फर्क देखें कितना है, ठीक है ना। मतलब मैं उनकी तारीफ नहीं कर रहा और अपनी बात तारीफ ही नहीं कर रहा, लेकिन मैं सिर्फ एक बात का फर्क बताना चाह रहा हूं कि अवाम के लिए
जो हुकूमतें होती हैं और हुकूमतें जो होती हैं वो इसी तरह अवाम के वोटों से आया करती हैं, वहां भी इसी तरह ही है, ऐसा ही होता है। तो वो उनका ख्याल रखते हैं, इसलिए ख्याल रखते हैं कि ये लोग हैं, ये ऑक्सीजन है तो मुल्क है। ठीक है, कॉलर है हमारे साथ कामरान रहीम यार खान से। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? जी वालेकुम अस्सलाम। ठीक ठाक हैं, खैरियत से हैं? जी 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 प्लीज कहिए। जी, मैं जिला रहीम यार खान से बात कर रहा हूँ, नाम है कामरान। तो अर्ज ये थी कि अभी ये माशत पर जो बात कर रही थी कि मुल्क की माशत बढ़ती जा रही है, तो इसमें अगर नजरिए से देखा जाए, अगर आवाम के नजरिए से देखा जाए तो पढ़ाने वाले भी आवाम खुद है। रेट है जो ना तो जिम्मेदार से जो जमींदार है उससे जो चीज खरीदी जाती है ना तो उसके मुताबिक वो सेल होती है मार्केट में, ना ही उसे उस रेट पे बेचने पे कोई मुमकिन है, यानी कि कोई बेचना ही नहीं चाहता। अब जैसे कि 3-4 दिन के अंदर ये पिछले 3 हफ्ते जो गुजरे हैं इनों के दौरान टमाटर था जो, अब टमाटर एक छोटी सी अशिया सब्जी की, तो इसके ऊपर देख लो ये 200 रुपए किलो तक बिक गया है। लेकिन रेल पे जो रेट आ रहा था वो तकरीबन 80-90-100 रुपए था, तो सबके टमाटर 200 रुपए किलो तक बिक गया। ठीक है जी, आपका बहुत शुक्रिया, आपने कॉल की। यासिर शेख साहब कुछ कहना चाहें अगर? देखिए, ये तो वाकई मैं पहले हम बात कर चुके हैं कि जो आपका जिले इंतजाम सिस्टम है वो इसमें नाकाम हुआ, और उसकी एक वजह भी है। उसकी वजह यह है कि जिले इंतजाम में, अब जिले ऑफिसरान से भी इशफाक साहब जिले इंतजामी का सिस्टम है मैं वही जिले इंतजामिया के सिस्टम की वजह इशफाक साहब यासिर भाई से पूछें, यासिर भाई शायद ये बता देंगे। जिले इंतजामिया के जो ऑफिसर से बात होती है, यकीन कीजिए वो कहते हैं कि हमें आने वाले, वो कहते हैं ना कि मौत का कोई पता नहीं कि कल कब आ जाए, वो कहते हैं हमें आने वाले घंटे का नहीं पता कि हमारा ट्रांसफर कब व्हाट्सएप हो जाए। इतनी तेजी के साथ चीजें आप उठा के देख लीजिए, मुल्तान की इंतजामिया को, दुकानदार है, दिल इंतजामिया नहीं है। वही सर। तो इसमें ये अच्छा एक बात उन्होंने की, आपने की ना ये यूक्रेन और रूस के हालात के ऊपर, इसमें मैं आपको बताऊं, मेरे ख्याल में मैं एक तालिब इल्म की हैसियत से मैं सोचता हूं कि हुकूमत जो है कशिश शकल को समझने में नाकाम रही यूक्रेन और रूस के मामलात में, और मैं बड़ा हैरान हूं, मैं बड़ा हैरान हूं कि उसकी ग्रेविटी को नहीं समझ सकी कि आपका सबसे पहले आपने देखना अपने माशी आपकी है क्या, पोर्टफोलियो का है, यूरोपीय कंट्रीज इंक्लूडिंग अमेरिका, पूरे यूरोप की जो 8, 9, 10, 11 ममालिक हैं उनसे आपकी ट्रेड जो है बरामदात, जो पाकिस्तान में चीजें बन रही हैं और वो उनको आप भेज रहे हैं बाहर, वो उसका जो मजमूई जो हुजम है इंक्लूडिंग अमेरिका वो तकरीबन $12 बिलियन। रूस के साथ अगर आप हाथ मिलाते हैं यूक्रेन की मुखालफत में जाके, और एट द डे के जिस दिन उन्होंने जंग का ऐलान करना है, आपका कुल जो हुजम है ट्रेड का हर तरीके से मिला के वो जो आपका $2.25 अरब रुपए, $3.5 रुपए, तो कहां जो है आपका 12-14 अरब डॉलर और कहां आपका $3.25 अरब। मुझे ये गैप फील होता, समझ नहीं आ रहा कि ये इतना बड़ा गैप। आपका 80% जो है, जो सियालकोट की इंडस्ट्री में, मुल्तान की इंडस्ट्री में, जो बाहर मतलब हम बाहर भिजवाते हैं अपनी जो भी बरामदात भिजवा रहे हैं, वो लेबर इफेक्ट हो जाएगी, इनको समझ ही नहीं आ रही। ठीक है, हमारे प्रोग्राम सस्ती शोहरत हासिल करने के लिए इतना बड़ा स्टंट खेल लिया। ठीक है, हमारे पास लास्ट मिनट है। मैं शौकत साहब आपसे जानना चाहूंगी, यूरोपीय यूनियन को खत इमरान खान साहब का, आप क्या समझते हैं पाकिस्तान की मईशत पर किस तरीके से असर होगा? हो गया बहुत फास्ट है। हो गया ना ये फास्ट, ये ऐसा नहीं होता, मैं आपको बता, चीजें जुड़ी होती हैं, चल रही होती हैं। ये ऐसा नहीं होता कि खत एक दफा उन्होंने कोई अपनी कंसर्न से बैठे बैठे आपने मुझसे सवाल कर दिया और मैंने खत लिख दिया। खत भी लिखा तो भी उसके पीछे एक बहुत बड़ी मतलब एक वक्त था, एक उन्होंने सोच समझ के सारा काम किया। ठीक है। और फिर उनका जो इफेक्ट आया वो भी उनको पता था कि ये करने जा रहे हैं, हमने इनका जवाब कैसे देना है। जिस तरह मैंने आपको बताया कि तहरीक इंसाफ की गवर्नमेंट ने शाह महमूद कुरैशी और उनके एक वजीर को सिंध के अंदर डाला काउंटर अटैक के लिए। क्या आप लॉन्ग मार्च कर रहे हैं, हम सिंध हकूक मार्च कर रहे हैं। ये भी वही बात है, उसको वही मिला लें। सियासतदान सारे सियासतदान होते हैं, मफाद कहीं ना कहीं है, यानी ये बात आपके डिस्कशन से मुझे पता चल गई है। आप इसको दुरुस्त करें, सियासतदान होता है और मफाद का होता है।